Okay, good morning everyone. I said good morning everyone. चलिए शुरू करते हैं. We are in audit module 2. कल मैंने कुछ तो आपको पढ़ाने का ट्राई किया था, ऐसा मेरे को लग रहा है. तुमको क्या समझा क्या नहीं समझा, मेरे को लगता है इस चैप्टर को ऑप्शन छोड़ देते हैं. द रिमेनिंग पार्ट लेट्स लीव एज अ ऑप्शन. लेट्स मूव टू द न्यू चैप्टर. पढ़ने का है क्या तुमको? ओके, पिन ड्रॉप साइलेंस नाउ. लेट मी रिवाइज yesterday what I explained to you regarding chapter number 1. स्पेसिफिकली मैं रिविजन शुरू करूंगा एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स का. द फर्स्ट 10 pages, rather specifically 9 pages were very straightforward. वहां पे सिर्फ एक स्कोप ऑफ ऑडिट डिस्कस करना पेंडिंग है जो हम आज पढ़ेंगे. 10th में एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर, जो आपके सिलेबस में आईसीएम मॉड्यूल में नहीं लिखा है बट ऑब्वियसली ऑडिट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, इसलिए मैंने रखा है. ये भी आपको आज एक्सप्लेन करेंगे. बट बिफोर वी डू ऑल दैट वी नीड टू फर्स्ट फिनिश फ्रॉम पेज नंबर 11. देयर इज अ ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स. एक बार थोड़ा रिवाइज करके देते हैं, फिर आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं. पहला ऑब्जेक्टिव है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स का डिस्कशन कंप्लीट करना. आप लोग बात करेंगे तो मैं कैसे बात करेगा? चलो अब चुप हो जाओ, आ जाओ. Let's talk about meaning of the word assurance engagement. कल मैंने आपको assurance engagement समझाने के लिए कुछ एलिमेंट्स लिखवाए थे. क्या लिखवाए थे? एलिमेंट्स. एक काम कीजिए, नोटबुक निकालिए, वो एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं. उससे आपको एक assurance engagement समझेगा. फिर हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑडिट, रिव्यू एंड SAE. एक एग्जाम्पल था प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हम वहां पर जाएंगे. प्लीज आप बात मत कीजिए वरना आपको फायदा नहीं होगा. नोटबुक में जाइए, यू विल सी अ हेडिंग एलिमेंट्स ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट. आर यू देयर? बच्चों ये बोलता है पूरी दुनिया में कोई भी अगर एक अश्योरेंस एंगेजमेंट है, उस अश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 इंपॉर्टेंट पार्टीज होती है. वन इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिबल पार्टी, सेकंड इज कॉल्ड एज इंटेंडेड यूजर एंड थर्ड इज अ वर्ड कॉल्ड एज प्रैक्टिशनर. मतलब 3 कॉमन वर्ड्स हैं. एक हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी, दूसरा हम बोलते हैं इंटेंडेड यूजर, तीसरा हम बोलते हैं प्रैक्टिशनर. मतलब क्या है? ये अश्योरेंस एंगेजमेंट को एग्जीक्यूट करने वाला जो इंसान होगा उसको हम प्रैक्टिशनर बोलेंगे. सर व्हाई द वर्ड प्रैक्टिशनर? ऑडिटर क्यों वर्ड यूज नहीं कर रहे? क्योंकि अश्योरेंस इज नॉट ओनली अबाउट ऑडिट, इट इज बियॉन्ड ऑडिट. अश्योरेंस इज अ ब्रॉडर वर्ड. इसमें ऑडिट भी आएगा, रिव्यू भी आएगा एंड कुछ अदर एंगेजमेंट्स भी आएंगे. कल का एक एग्जांपल था प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. आपको मैं आज आपके मॉड्यूल में एक एग्जांपल भी दिया है, वो भी बताऊंगा. बट टू रीच देयर आप पहले एक बार अंडरस्टैंडिंग को स्टैब्लिश कर लीजिए वापस से. एक एंगेजमेंट अश्योरेंस एंगेजमेंट तब होगा अगर 3 पार्टीज इन्वॉल्व है. उसमें ये जो एंगेजमेंट एग्जीक्यूट करने वाला पार्टी रहेगा वो कहलाएगा प्रैक्टिशनर. क्या कहलाएगा? प्रैक्टिशनर. क्या प्रैक्टिशनर का एक एग्जांपल ऑडिटर हो सकता है? हां सर, ऑडिटर इज एन एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिशनर. प्रैक्टिशनर इज द ब्रॉडर वर्ड. हर बार ऐसा नहीं बोलेंगे कि सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ एक ही काम करते हैं ऑडिट करने का. उसके बियॉन्ड भी कुछ एंगेजमेंट्स है, आप लोग वो परफॉर्म कर सकते हैं. इसीलिए ब्रॉडर वर्ड क्या होगा? प्रैक्टिशनर. इज द वर्ड प्रैक्टिशनर क्लियर टू यू? कैन आई से अज्यूम कर लीजिए अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट एक अश्योरेंस एंगेजमेंट है तो सर जो ऑडिट करने वाला इंसान है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, वो क्या कहलाएगा? प्रैक्टिशनर कहलाएगा. क्या कहलाएगा? प्रैक्टिशनर. अच्छा, अब मैं जिस चीज का ऑडिट करूंगा, मतलब मैं जो इंफॉर्मेशन को चेक करूंगा, वो इंफॉर्मेशन कहलाता है सब्जेक्ट मैटर. क्या कहलाता है? सब्जेक्ट मैटर. तो स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर कैन वी से हम ऑडिट किसका करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. सो कैन वी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज the subject matter. Who is responsible to prepare this subject matter? Responsible party. Who is responsible, sir? The word is responsible party. हमारे एग्जाम्पल में वो कौन होगा? मैनेजमेंट. तो can I say there is auditor, there is management. Management will prepare financial statement, auditor will examine financial statement. इतना क्लियर है क्या?
अरे इतना क्लियर है क्या सर? एज अ ऑडिटर हम ये एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं, रिपोर्ट किसके लिए बना रहे हैं? बिकॉज देर आर सर्टेन यूजर्स एंड द वर्ड हियर इज कॉल्ड एज इंटेंडेड यूजर्स, जो लोग एक्चुअली में इस अश्योरेंस रिपोर्ट को यूज करना चाहते हैं। मतलब सर अगर आप शांति से सोचें क्लियरली, ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। देर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑडिटर management. They will prepare financial statement. These financial statements are my subject matter. The one who is responsible to prepare is called as responsible party, and the one who is going to be responsible for examination of this will be called as practitioner. क्या आपको ये वर्ड समझ में आए क्या? सब्जेक्ट मैटर क्या है, रेस्पॉन्सिबल पार्टी क्या है, एंड प्रैक्टिशनर क्या है? इसमें कोई डाउट है? कैन आई से सच एंगेजमेंट्स आर नॉर्मली कॉल्ड एज अश्योरेंस एंगेजमेंट। सर ये जो प्रैक्टिशनर रहेगा ये क्या करेगा? ये ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस। क्या ऑब्टेन करेगा? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस। ऑडिट में वो कहलाएंगे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। बट है तो एविडेंसेस ही ना, जब एग्जामिनेशन करोगे तो इंफॉर्मेशन तो ऑब्टेन करना पड़ेगा, एंड ऑब्टेन करने का फाइनली आप क्या दे दोगे? रिपोर्ट दे दोगे कि अपना हमारे ऑडिट में रिपोर्ट क्या कहलाएगा? ऑडिट रिपोर्ट। एंड उसके लिए एसेस कौन से हैं? 700 सीरीज। कहना इसे आपको ये पूरा ऑडिट एंगेजमेंट में सारे के सारे वर्ड्स आपने ऐड कर दिए विच आर एलिमेंट्स ऑफ माय अश्योरेंस एंगेजमेंट। 2 मिनट स्पेंड कर लीजिए, जो एलिमेंट्स लिखा है पढ़ लीजिए। अभी भी अगर कोई डाउट है इमीडिएटली पूछ लो, वरना अब मैं आपको जो मॉड्यूल में लिखा है वो पढ़ने के लिए बोलने वाला हूं। एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड। एलिमेंट्स ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है। आपने एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करना है, लास्ट में स्टैट्यूटरी ऑडिट का एग्जांपल दे देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 मिनट स्पेंड करो, रीड द एलिमेंट्स, देन वी विल गो नेक्स्ट। बिल्कुल जाएंगे वहां पे, रुक जा, अभी तुम्हें सिर्फ कल का रिवीजन करा है, एक भी वर्ड नया नहीं बोला है, रिलैक्स। इसके लिए आपको आगे एक वर्ड है स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, पहले वो समझना पड़ेगा, तब जाके आपको आगे वर्ड का मतलब समझ में आएगा। वेट, एलिमेंट्स क्लियर है क्या? चलो अब एक काम कीजिए, मॉड्यूल में आइए अपने। इन योर मॉड्यूल कम टू पेज नंबर 1.11। ये जो एलिमेंट्स है ये मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड सब कुछ लिखवा दिया है। अब चाहो तो 1 मिनट में फटाफट यहां से भी रीड कर सकते हो। 1.11 जल्दी से, इसमें बस मुझे आपको एक जो लाइन पढ़ाने का है वो प्रैक्टिशनर वाला पॉइंट ही पढ़ाने का। आइए देखो क्या बोलता है। सर जनरली एक अश्योरेंस एंगेजमेंट में फॉलोइंग एलिमेंट्स होते हैं। देखो देयर इज अ 3 पार्टी रिलेशनशिप, जहां पे एक प्रैक्टिशनर आएगा, रेस्पॉन्सिबल पार्टी आएगा एंड इंटेंडेड यूजर आएंगे। सर प्रैक्टिशनर मतलब अ पर्सन हु प्रोवाइड्स द अश्योरेंस, मतलब जो एग्जामिन करके क्या देने वाला है? रिपोर्ट देने वाला है। रिपोर्ट में क्या आएगा? अश्योरेंस आएगा। अश्योरेंस का मतलब होता है कंफर्ट। अश्योरेंस का मतलब होता है कंफर्ट। आई विल एग्जामिन, आई विल गिव यू अ रिपोर्ट, दैट मींस आई एम कंफर्टेबल विद समथिंग। मैं आपको अपना कंफर्ट शेयर करूंगा, उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ योर डिसीजन। आगे देखना, द टर्म प्रैक्टिशनर इज मार्क द वर्ड broader than auditor because audit is related only to historical information, जबकि अगर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हुआ तो वो भी तो चेक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करने वाला है। इसीलिए वर्ड हम सिर्फ ऑडिटर यूज नहीं कर रहे, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? प्रैक्टिशनर। कैन वी से प्रैक्टिशनर विल इंक्लूड योर ऑडिट कॉन्सेप्ट, रिव्यू कॉन्सेप्ट एज वेल एज अदर अश्योरेंस कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर टू यू? मतलब कैन आई से ऑडिट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अश्योरेंस वर्ल्ड। अश्योरेंस बहुत बड़ा दुनिया है, उसमें एक ऑडिटिंग एक एसेंशियल पार्ट है। मैं मानता हूं ऑडिट इज अ बिग इंडस्ट्री, बट रिमेंबर अश्योरेंस इज अ बिगर वर्ल्ड। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का?
100% समझ में आया? आगे देखो, यहां पर प्रैक्टिशनर में प्रोवाइड अश्योरेंस नॉट नेसेसरीली रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड अश्योरेंस ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड अश्योरेंस ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल के अलावा भी हम अश्योरेंस दे सकते हैं। ऑडिट और रिव्यू सिर्फ किसका होता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता है। इस पॉइंट नंबर एक क्लियर टू यू? यस और नो? पॉइंट नंबर बी एकदम टाइम पास है। रेस्पॉन्सिबल पार्टी वो रहेगा जो क्या बनाएगा? सब्जेक्ट मैटर का प्रिपरेशन करेगा। इंटेंडेड यूजर वो है जो ये अश्योरेंस रिपोर्ट को यूज करने वाला है। अश्योरेंस रिपोर्ट को दिमाग में एग्जांपल ले लीजिए, इट्स लाइक योर ऑडिट रिपोर्ट। उसके जो यूजर्स रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? इंटेंडेड यूजर्स कहलाएंगे। क्या तीनों पार्टीज का डेफिनेशन क्लियर है? क्या इसमें एक ही चीज को मार्क करना इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रैक्टिशनर, क्योंकि वहां पर आपसे वो एमसीक्यू करेक्ट पूछ सकता है कि क्या प्रैक्टिशनर और ऑडिट सेम होता है? नहीं भाई, ऑडिटर इज अ स्मॉलर कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिशनर इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट इंक्लूड्स हिस्टोरिकल एज वेल एज अदर इंफॉर्मेशन। दैट अदर इंफॉर्मेशन का एक एग्जांपल इज प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू? रीड अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर। एग्जांपल आपको पढ़ते समझ में आ जाएगा, टाइम पास है। रीड नंबर 2। Is it your financial information? Obviously, can I say फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आप बनाएंगे तो आपने कुछ ना कुछ क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया को मैनेजमेंट कंप्लाई करता है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड ऑडिटर उन्हें कंसिडर करता है टू इवैल्यूएट वेदर सब्जेक्ट मैटर इज प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड और नॉट। सो रिमेंबर, फॉर एवरी सब्जेक्ट मैटर देयर विल बी अ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब होता है लॉज और स्टैंडर्ड्स जो हम डिफाइन करते हैं कि आप किस तरीके से इस सिनेरियो में अकाउंटिंग करेंगे, किस तरीके से डिस्क्लोजर्स देंगे, किस तरीके से रिपोर्टिंग करेंगे। जब हम उसके लिए स्टैंडर्ड्स बना दें, वो स्टैंडर्ड्स क्या कहलाएगा? क्राइटेरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्राइटेरिया। कि भाई इस बेसिस पे हम बोल रहे हैं ऐसा प्रिपरेशन होना चाहिए। तो मैंने आपको कल क्राइटेरिया पढ़ाया था, दैट सर इट्स अ स्टैंडर्ड जिसके बेसिस पे हम चेकिंग करते हैं कि सब्जेक्ट मैटर जो है वो बराबर है या नहीं है। मतलब सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के लिए क्या कंसीडर करोगे? एप्लीकेबल एफआरएफ, दैट इज एएस और इंड एएस, कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट, शेड्यूल 3 का रिक्वायरमेंट, बैंकिंग कंपनी है तो आरबीआई के रिक्वायरमेंट देखेंगे। मतलब कैन आई से लॉज एंड रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स जो बनाए जाएंगे उनको हम एज अ क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं, जिसके बेसिस पे सब्जेक्ट मैटर का क्या किया जाएगा? इवैल्यूएशन किया जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? जब भी हम ऑडिट करें, अश्योरेंस करें, रिव्यू करें, डू वी नीड एविडेंसेस? यस। What kind of evidences we need? Sufficient and appropriate. Sufficiency का मतलब है quantity, appropriate का मतलब है quality. थोड़ा बहुत याद आ रहा है क्या कि सर कितना एविडेंस चेक करना चाहिए, कितना सैंपलिंग लगाना चाहिए? इसके लिए पढ़ाया था फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज, ऐसे 530 कई साल पहले पढ़ाया था सैम्पलिंग, जहां पे पढ़ाया था फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज, टॉलरेबल एरर, एक्सपेक्टेड एरर, सैम्पलिंग रिस्क। याद आया क्या कुछ ऐसा? नाइस। लास्ट में जो भी आप काम करेंगे उसका फाइनली क्या देंगे? रिपोर्ट देंगे, दैट इज कॉल्ड एज अश्योरेंस रिपोर्ट। एलिमेंट्स वर्ड बाय वर्ड क्लियर है क्या? अब मुझे लगता है आप केपेबल हो, खुद से डेफिनेशन पढ़ोगे अश्योरेंस एंगेजमेंट का। नाउ रीड द मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट ऑन योर ओन। एवरीवन, पेज नंबर 1.12, रीड द मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। 11 पे 12 पे? चलो कोई बात नहीं, 11 पे रहेगा। रीड द मीनिंग। समझा क्या अभी आपको? पक्का हर एक वर्ड? कुछ नहीं सर, ये एक ऐसा एंगेजमेंट है जहां प्रैक्टिशनर क्या देगा? कंक्लूजन देगा, जिससे क्या होगा? हमारे यूजर का कॉन्फिडेंस एनहांस होगा। सर ये यूजर्स विल इंक्लूड, ये अच्छा लाइन है, एवरीवन अदर देन रेस्पॉन्सिबल पार्टी। हालांकि देखो याद करो,
याद करो, एक टेक्निकल डिफरेंस है इधर। जब हमने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े थे, जब हमने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें मैनेजमेंट भी था क्या? अरे यूजर से मैनेजमेंट भी था क्या? फर्स्ट डे, पहला दिन याद करो, मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूजर, यस और नो? इस केस में यहां पर मैनेजमेंट यूजर नहीं है, याद रखना। इस केस में रिस्पॉन्सिबल पार्टी के अलावा बाकी लोग किस कैटेगरी में आ सकते हैं? इंटेंडेड यूजर में आ सकते हैं। नॉर्मली यूजर्स इंक्लूड्स द वर्ड मैनेजमेंट, हियर दे आर द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, दैट्स व्हाई दे आर नॉट द इंटेंडेड यूजर। ये लोग क्लियर है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी अलग रहेगा, प्रैक्टिशनर अलग रहेगा, यूजर अलग रहेगा। दे कैन नॉट बी कॉमन, दे कैन नॉट बी कॉमन। लॉजिकल चीज है ना यार? अरे लॉजिकल चीज है ना यार। फॉर डिफाइनिंग दिस, बिकॉज ये सिर्फ ऑडिट के लिए नहीं लिखा है, ये अदर एंगेजमेंट्स के लिए भी लिखा है। आपके ऑडिट के केस में होता है कि मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ यूजर, इन ऑल अदर केसेस दैट मे नॉट बी ट्रू, इसीलिए डिफाइन करते वक्त बोला है। ये तो आपको स्ट्राइक भी नहीं होता, बस मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहां इसने क्या बोला है? इंटेंडेड यूजर अदर देन रेस्पॉन्सिबल पार्टी, मतलब मैनेजमेंट के अलावा बाकी यूजर्स। सर वो लोग को क्या मिलने वाला है? रिपोर्ट मिलने वाला है, जिसमें प्रैक्टिशनर का क्या आएगा? आउटकम आएगा। मतलब सिंपल है, प्रैक्टिशनर एक एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेगा, एग्जामिनेशन करेगा, एविडेंस ऑब्टेन करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट बना के इंटेंडेड यूजर को दे देगा। इंटेंडेड यूजर उस रिपोर्ट के बेसिस पे क्या लेगा? डिसीजन लेगा। सर इट साउंड्स लाइक ऑडिट, यस, बिकॉज ऑडिट इज वन एग्जांपल ऑफ अश्योरेंस। इज दैट क्लियर टू यू? नोटबुक में जाइए, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। कल आपको एलिमेंट्स लिखवाए थे, अब लिखिए मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। assurance engagement means, meaning of assurance engagement डैश करके लिखिए, assurance engagement means an engagement in which, practitioner expresses a conclusion which is designed to enhance, expresses a conclusion which is designed to enhance the degree of confidence, of intended users, other than the responsible party, intended users other than the responsible party, about the outcome of evaluation of subject matter against suitable criteria. Subject matter against suitable criteria. कुछ नहीं, हम इवैल्यूएट करेंगे सब्जेक्ट मैटर को, मतलब किसको इवैल्यूएट करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अगेंस्ट द क्राइटेरिया, मतलब एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, एंड उसका जो आउटकम रहेगा वो किसको दे देंगे? इंटेंडेड यूजर्स को। तो उनको ये रिपोर्ट बना के देना, ऐसा एंगेजमेंट क्या कहलाएगा? अश्योरेंस एंगेजमेंट कहलाएगा। आर यू एब्सोल्युटली इन लाइन विद द डेफिनेशन ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट? सी देखो, ऑडिट डेफिनेशन उन्होंने पूछना छोड़ दिया है क्योंकि इतना आसान लगता है। अश्योरेंस एंगेजमेंट का डेफिनेशन पहली बार डिटेल में लिख के दिया है इंटरमीडिएट में, आज तक था ही नहीं। आज तक ना बिल्कुल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स में ये होते हैं, इतना ही था। जो एग्जांपल्स और जिस तरीके का मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, इतना डिटेल मॉड्यूल में कभी नहीं था, इसीलिए इसमें कभी क्वेश्चन नहीं आता था। मैं इस बार इतना टाइम क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं इस मई 24 अटेम्प्ट के लिए या नवंबर 24 के लिए? क्योंकि मुझे लगता है अब नए सिलेबस में चैप्टर 1 के अंदर पहली बार डिटेल में लिख के दिया है, मतलब देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी देयर विल बी अ क्वेश्चन अराउंड दिस एरिया, चाहे वो एमसीक्यू आए, करेक्ट इनकरेक्ट आए, एलिमेंट्स पे आए, डेफिनेशन पे आए, कैसे भी आए। आर यू
कंफर्टेबल विद दिस? आगे बढ़ू क्या मैं? चलो सर, हमें समझ गया अश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या है, हमें समझ में आ गया उनके एलिमेंट्स क्या है, इतना हर किसी को वर्ड बाय वर्ड क्लियर है क्या? प्रोसीड करें आगे। चलो, कल मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था डिफरेंस बिटवीन एसेज एंड एसआरईज। क्या ओवरव्यू दिया था? डिफरेंस बिटवीन एसेज एंड एसआरईज। एक बार रिवाइज कर लें, फिर हम थोड़ा एसएई की तरफ जाएंगे और आगे उसके आगे जाना है एसआरएस पे। कहां जाना है? एसआरएस पे। ऑब्वियसली हमें मेन ऑब्जेक्टिव जो डिस्कशन आज का वो ये है, एसएईज एंड एसआरएस। बट बिफोर आई गो देयर आई विल शेयर दिस पीडीएफ विद यू टुडे, डोंट वरी। अभी के लिए, कल भूल गया मैं, कोई बात नहीं, मैं भी इंसान है। अभी के लिए विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एसेज एंड एस। नहीं, मैं चेक कर रहा था तुम में से कितने लोग को याद रहता है। तुम में से किसी एक ने भी रिमाइंडर मैसेज किया क्या मेरे को? देख लो, तुमको खुद ही कोई याद नहीं रहता है। तुम क्लास में सुनता है, इट्स लाइक अ वन वे कम्युनिकेशन। है ओके, चलो, अभी क्यों डिस्टर्ब कर रहा है फिर? चलो, डिफरेंस बिटवीन एसेज एंड एसआरईज मतलब सर हमें समझना है डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू। पहली बात तो दोनों में एक कॉमन चीज है, ऑडिट और रिव्यू हमेशा कौन से इंफॉर्मेशन का होता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फो। ये दोनों में कॉमन चीज है, मतलब कहना ही से ये हमारे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहेंगे जिनके ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, उनका रिकॉर्डिंग हो चुका है। वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जब हम चेक करेंगे तो ये या तो कहलाएगा ऑडिट या कहलाएगा रिव्यू। सर ये डिपेंड करता है आपको कितना अश्योरेंस चाहिए। अगर आपको रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए तो ये प्रोसेस कहलाएगा ऑडिट। अगर आपको चाहिए लिमिटेड अश्योरेंस, मतलब कहना इसे थोड़ा सा कम अश्योरेंस लेवल चाहिए, तो ये प्रोसेस कहलाएगा रिव्यू। सो यहां वर्ड है रीजनेबल अश्योरेंस और यहां वर्ड है लिमिटेड अश्योरेंस। सर विच वन इज अ हायर लेवल ऑफ अश्योरेंस? रीजनेबल अश्योरेंस। बट इज इट एब्सोल्यूट अश्योरेंस? नो। ये चीज दिमाग में फिट हो गया ना? मतलब कहना इसे रीजनेबल अश्योरेंस इज अ हाई लेवल अश्योरेंस बट इट इज नॉट, मतलब 100% चेकिंग ऑडिट में भी नहीं होता है। मतलब कहना है इसे ऑडिट में जो प्रोसीजर्स लगाएंगे उससे भी कम प्रोसीजर कहां लगाए जाएंगे? रिव्यू में लगाए जाएंगे। सो इट विल इन्वॉल्व फ्यूअर प्रोसीजर्स, दैट इज व्हाई द अश्योरेंस इज लिमिटेड अश्योरेंस, इट विल बी लोअर देन रीजनेबल। सर हम लोग जनरली यहां पे कौन से प्रोसीजर लगाते हैं? इंक्वायरी एंड एनालिटिकल। सर ऐसा क्यों? ताकि रिव्यू जल्दी खत्म हो सकता है। रिव्यू को डिजाइन ही इस तरीके से किया है कि आपको ज्यादा लेवल ऑफ अश्योरेंस चाहिए तो ऑडिट होने ही वाला है। फॉर द टाइम बिंग ऑडिट होने में अभी समय है। आपको लेट्स से क्वार्टरली रिजल्ट्स, 6 मंथ्स के रिजल्ट्स या 9 मंथ्स के रिजल्ट्स में थोड़ा कंफर्ट चाहिए तो अभी रिव्यू करवा सकते हैं। ईयर एंडिंग के बाद ऑडिट वैसे भी हो जाएगा, तो अभी तक आपके पास ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो कहना है इससे रिव्यू पहले होगा और जनरली बाद में ऑडिट होता है। कंपल्शन नहीं है, जनरली पहले रिव्यू होता है। क्वार्टरली रिजल्ट, 6 मंथ्स के नंबर्स, 9 मंथ्स के नंबर्स, एंड जब पूरा साल खत्म होगा उसके बाद में क्या होगा? ऑडिट होगा। कैन आई ऑल्सो से रिव्यू के अंदर थोड़ा बैलेंस शीट पे फोकस ही नहीं होता है, क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स वगैरह के लिए बैलेंस शीट रहेगा ही नहीं। इट विल बी मेजर फोकस ऑन पीएनएल आइटम्स, यस और नो? ऑल्दो हम थोड़ा नंबर्स को देखने का ट्राई करते हैं बट मेजर एम्फोसिस या फोकस किस पे होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स पे होता है। थोड़ा आपको रिव्यू एंड ऑडिट में डिफरेंस समझ में आया क्या? हाँ या ना? सर ऑडिट के लिए एसएस का लिस्ट पता है कि आपको? हाँ सर, रिव्यू के लिए 2 ही स्टैंडर्ड्स है। कौन कौन से? SRE 2400 एंड 2410। इसमें 2410 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पेशल बनाया है और सबसे ज्यादा यही काम में आता है कि अगर एक कंपनी का इंडिपेंडेंट ऑडिटर उर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अगर एक कंपनी का इंडिपेंडेंट ऑडिटर या कि उसका मतलब क्या है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर, वो ही रिव्यू कर रहा है किसी भी इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, तो उसके लिए ऑडिट के साथ साथ में एक एंगेजमेंट और अप्लाई होगा। कैन आई से इट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट प्लस SRE 2410। इज दैट क्लियर टू यू? ये बनाया ही किसके लिए है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए बनाया है। अगर आप ही क्या करने वाले हैं? रिव्यू करने वाले। हम रिव्यू किसी और से भी करवा सकते हैं, हाँ। उस केस में हमेशा कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? SRE 2400, दैट इज फॉर जनरल रिव्यू। इज दैट क्लियर टू यू? अगर आपको SRE 2400 जो नॉर्मली फाइनल में पढ़ाएंगे, आपको कंटेंट देख के लगेगा पूरा ऑडिट ही चल रहा है,
पूरा ऑडिट सीक्वेंस में। बस एक ही डिफरेंस है कि यहां पर प्रोसीजर्स कम है, रिव्यू में ऑडिट में प्रोसीजर ज्यादा है। और वो प्रोसीजर भी बोलता हूं कौन सा है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, बिकॉज वहां पर डिटेल में चेक करने के लिए टाइम कंजम्पशन ज्यादा होता है, इसलिए वो ऑडिट को अलोकेट कर दिया है एंड रिव्यू के अंदर सिर्फ रखा है इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। इज द डिफरेंस क्लियर टू यू? ऑनलाइन स्टूडेंट्स दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या? कैन आई गो नेक्स्ट? कल ये सब पढ़ा दिया था आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलू क्या मैं भी? चलो, अब मैं पूरा डिस्कशन करूंगा SAE के ऊपर। किस पे डिस्कशन करूंगा? दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। एवरीवन, आई वांट योर 100% अटेंशन। मैं जानता हूं लिखवाने के लिए चीजें बहुत कम है, थोड़ा सुनना पड़ेगा आपको, पेशेंस। मतलब दिस इज द ओनली प्लेस, इसके आगे मैं लिखवाना शुरू कर दूंगा, घबराओ मत, बट थोड़ा सुनने का ट्राई करना। फुल फॉर्म इज स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। सर व्हाट इज अश्योरेंस? आपको जस्ट डेफिनेशन पढ़ा है, अश्योरेंस के एलिमेंट्स क्या पढ़ा है, मतलब कहना इसे अश्योरेंस वर्ड समझ में आया आपको पूरा का पूरा। अब बच्चों यहां पर ना 3 एग्जांपल्स हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। ऑनेस्टली आपके सिलेबस में पहला ही है, दूसरा और तीसरा तो है ही नहीं है आपके सिलेबस में, फिर भी आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा, बट सुनिएगा। 3 अलग अलग एग्जांपल्स है, एग्जांपल बाय एग्जांपल डिस्कशन करूंगा। पहला वाला जो SAE है उसका नाम है अश्योरेंस ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या बोलता है? अश्योरेंस ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दिस इज योर SAE 3400। पहली चीज तो अश्योरेंस का मतलब है एग्जामिन करके रिपोर्ट देना। हमें अश्योरेंस एंगेजमेंट बताए, इस बार अश्योरेंस किस पे देना है? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल। तो सर वी शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड प्रोस्पेक्टिव। डू यू नो द डिफरेंस? कल बताया था ना यार, हिस्टोरिकल इज डिपेंडेंट ऑन पास्ट इवेंट्स जो हो चुके हैं, प्रोस्पेक्टिव इज डिपेंडेंट अपॉन फ्यूचर इवेंट्स जिसको आप प्रोजेक्ट करने का ट्राई कर रहे हो, प्रिडिक्ट करने का ट्राई कर रहे हो। हाँ या ना? तो क्या प्रोस्पेक्टिव के अंदर अजम्पशंस आने वाले हैं? क्या यहां पर फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर आपका फोरकास्टिंग आने वाला है? आप सोच रहे हैं फ्यूचर में ऐसा होगा और हम उस समय क्या करेंगे? ऐसा एक्शन लेंगे। दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जस्ट इमेजिन नो, मतलब जी एंटरटेनमेंट ने भी सोचा होगा कि जब सोनी से मर्जर अगर हो जाएगा हमारा, तो उस केस में हमारे नए बजटेड नंबर्स कैसे दिखेंगे। आई मीन वो सपने सपने रह गए होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आज तो क्या धुनाई हुआ है। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग दिस। मतलब फ्यूचर इवेंट्स 100%। आई एम अ वेरी प्राउड शेयर होल्डर ऑफ जी, जिसके अंदर लोअर सर्किट लगे हैं। आई एम वेरी प्राउड कि हमारा शेयर का बहुत बढ़िया धुनाई हो रहा है। अच्छा लग रहा है मेरे को ये चीज। सी, हमेशा पैसा कमाया ये थोड़ी बताना चाहिए, कभी डूबा है तो भी बताना चाहिए ना आइडियली। मतलब जी में पहले पैसा बहुत कमाया एक जमाने में, जब वो 190 के आसपास रोम अराउंड कर रहा था। वी एग्जिटेड अराउंड 281, मेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। फिर वो आदमी का ग्रीड होता है ना, लालच, जो आदमी कितना भी ट्राई कर ले कभी कंट्रोल में नहीं आ सकता है। वो फिर से 250 पे आया और फिर से लगा कि इस बार फिर से नया इवेंट आने वाला है, इस बार फिर 290 पे भागेगा। बराबर है कि नहीं है? इस बार बस वो अलग साइड में चलेगा, थोड़ा सा कुछ छोटा सा दर्द हुआ और कुछ भी नहीं है। होना चाहिए ऐसा, इट्स नाइस, मतलब इट्स इंपॉर्टेंट एज अ इन्वेस्टर, इट शुड ऑल्सो हैपन टू यू अगेन एंड अगेन, ताकि तुम्हारा दिमाग भी कंट्रोल में रहता है। अभी के लिए वापस आ जाइए। SAE 3400, यहां पर वर्ड है प्रोस्पेक्टिव। सर इट इज डिपेंडेंट अपॉन फ्यूचर इवेंट्स विच मे और मे नॉट हैपन। बराबर है कि नहीं है? तो कैन आई से यहां पर पास्ट इवेंट्स का रेफरेंस नहीं आएगा, फ्यूचर इवेंट्स का रेफरेंस आएगा। यहां पर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बताइए बच्चों कौन बनाने वाला है? हु विल प्रिपेयर द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? Who will prepare the prospective fund? Responsible party। और थोड़ा अश्योरेंस की भाषा में बात करो ना यार। Who will prepare the prospective financial info? Responsible party। चेक करने के लिए कौन जाएगा? प्रैक्टिशनर। वो अपनी रिपोर्ट बना के देगा क्या? हाँ। Can I call the report as assurance report? इस बार रिपोर्ट आएगा कि प्रोस्पेक्टिव नंबर्स रिलायबल है या नहीं है। हम कंक्लूजन देंगे, पर ध्यान रखना दिस इज वेरी क्लोज टू प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर।
जो एक्चुअली एक प्रोफेशनल ने, व्हेन आई से CA CS, यू नो योर लेट्स से CPA ACCA, इन लोगों ने नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट जैसे कोड ऑफ एथिक्स है, वैसे ग्लोबल जो एथिकल कंडक्ट है कोड, वो बोलता है आपने फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर 100% गारंटी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये एंगेजमेंट लॉफुली अलाउड है। ऑडिटर मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट ये एंगेजमेंट ले सकता है, रिपोर्ट में साइन कर सकता है, बट क्या उसने अपने रिपोर्ट में लिखना चाहिए? देयर इज नॉट 100, इसका मतलब ये नहीं है मैं साइन कर रहा हूं मतलब 100% गारंटी है फ्यूचर में ये इवेंट होगा और ऐसा ही आउटकम आएगा, इसका गारंटी चार्टर्ड अकाउंटेंट तो छोड़ो, कंपनी का मैनेजमेंट भी नहीं दे सकता है। इज दैट क्लियर टू यू? रीड दिस एग्जांपल मेरे साथ में। सर, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, इसमें पहला एग्जांपल है, इंफॉर्मेशन कौन सा है? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इज दैट रिलेटेड टू फ्यूचर इवेंट्स? यस। क्या इस बार हम बहुत सारे अजम्पशंस का इस्तेमाल करने वाले हैं? हाँ। कैन आई से अजम्पशंस एंड मैनेजमेंट क्या पॉसिबल एक्शन लेगा? ऐसा हुआ तो मैनेजमेंट ये करेगा, ऐसा नहीं हुआ तो मैनेजमेंट ये करेगा। कैन आई से देयर आर अजम्पशंस एंड देन देयर आर पॉसिबल एक्शंस, जो कौन लेने वाला है? मैनेजमेंट। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि अजम्पशन रीजनेबल है कि नहीं है, अजम्पशन बराबर से प्रेजेंटेड डिस्क्लोज है कि नहीं है। ये मैं मतलब कौन चेक करेगा? प्रैक्टिशनर चेक करेगा। ये तो प्रिपरेशन करेगा मैनेजमेंट, ये चेकिंग कौन करेगा? प्रैक्टिशनर, वेदर अजम्पशंस आर रीजनेबल। एक बात सोचो ना शांति से, एक चीज बोलता हूं, SA 570 गोइंग कंसर्न, जब लगता है कंपनी के मैनेजमेंट को गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम आ सकता है, ऑडिटर क्या करता है? मैनेजमेंट से यही तो पूछता है ना, तुम क्या करने वाले हो? If there can be a going concern problem, what are the future cash flows? उसके अंदर तुम्हारा रीजनेबल लॉजिक है कि नहीं है? एक्चुअली में कस्टमर का ऑर्डर बुक है क्या तुम्हारे पास में? तुमको लग रहा है ना तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ने वाला है, क्यों बढ़ने वाला है? सर हमारे कोर कस्टमर ज्यादा परचेस करेंगे। क्या गारंटी ज्यादा परचेस करेंगे? उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है क्या? एडवांस में पैसा दिया है क्या? मतलब इज देयर एविडेंस दैट सपोर्ट्स व्हाटएवर यू से? मतलब ये अजम्पशंस आर नॉट अ जोक, ये अजम्पशंस रियलिस्टिक होने चाहिए। अगर आपको लगता है ना कि हमारा ग्रोथ बढ़िया नहीं है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा आपकी ग्रोथ बढ़िया नहीं है। आप प्रोजेक्शन करने का मतलब ये नहीं है हर बार बहुत अच्छा पोजीशन दिखाओ, आप वो पोजीशन दिखाने का ट्राई करो जो एक्चुअली में होने वाला है। हम मानते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होगा, थोड़ा वेरिएंस आएगा। आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी पढ़ रहे हो, थोड़ा वेरिएंस तो आएगा, पर वो वेरिएंस एक्सेप्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रोजेक्शंस आर फॉर 100 एंड योर एक्चुअली इज एट 10, द गैप ऑफ 90 मे नॉट बी टॉलरेबल। अरे हाँ या नो? ये चेक कौन करेगा? प्रैक्टिशनर। ये प्रिपेयर कौन करेगा? रेस्पॉन्सिबल पार्टी। इज दैट क्लियर टू यू? सर लास्ट में लाइन देखो, इसलिए हमेशा प्रैक्टिशनर अपने रिपोर्ट में बोलेगा नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट मेक्स अस बिलीव कि ये अजम्पशंस क्या नहीं है? रीजनेबल नहीं है। मतलब ऐसा हमें कुछ भी नहीं लगा कि जिसकी वजह से हम बोल दें कि जो रेस्पॉन्सिबल पार्टी के अजम्पशंस थे वो क्लियरली क्या है? अनरीजनेबल है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ही आपने रिपोर्ट बनाना चाहिए, रिपोर्ट में सेंटेंस लिखना चाहिए और साइन करना चाहिए। थोड़ा क्या एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है, समझा क्या? यहां तक सब कल बताया था, दिस वॉज अ रिविजन। कैन आई गो नेक्स्ट? चलो एक एग्जांपल और देते हैं आपको। ये सब मैं आपको वापस से PDF में बोल रहा हूं, आई प्रॉमिस आज पक्का भेज दूंगा, ठीक है? और आप बैठ के आराम से मस्त लिखते बैठना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये कल आपको मैंने नोटबुक से भी, मॉड्यूल के अंदर भी पढ़ाया है। अगला एग्जाम्पल दूं, सुनेंगे आप? सुनिएगा, ये वो एग्जाम्पल है जो मैंने आपको पहले कभी बताया है, उसको ही बस मैं एक्सटेंड करने वाला हूं। Everyone, I want your 100% attention. Just a basic understanding of the scenario. I repeat, ऐसे भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ऐसे ही भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। मतलब ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही तो छोड़ दो। I hope you're understanding this. दोनों में डिफरेंस होता है। चलिए, there is a company, let's say, called XYZ. We will call this company as a user organization. We will call this company as a user. उन्होंने कुछ काम आउटसोर्स किया है टू PQR. लेट्स कॉल दिस कंपनी एज अ सर्विस। होशियारी मत करो, इतना ही तुमको बताया था, इसके आगे कुछ नहीं बताया था, इसलिए सुनना। तुमको लग रहा है मेरे को आता है, कुछ भी नहीं है इसमें, सुन लेना। एक कंपनी है XYZ, वी आर कॉलिंग देम एज अ यूजर ऑर्गेनाइजेशन। सर व्हाई यू आर कॉलिंग देम एज अ यूजर ऑर्गेनाइजेशन? बिकॉज लेट्स से यू आर मिस्टर A एंड यू आर द ऑडिटर ऑफ XYZ.
यू आर द ऑडिटर ऑफ एक्स वाई जेड। सुनिए सर, एक कंपनी है एक्स वाई जेड, उसका ऑडिटर है मिस्टर ए। मिस्टर ए को लगता है ऑडिट के दौरान जब उसने अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट किया, उसे पता चला कंपनी ने लेट्स से अकाउंटिंग या मे बी पेरोल या कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या कर दिया है, आउटसोर्स कर दिया है। क्या कर दिया है, आउटसोर्स। किसको आउटसोर्स कर दिया है, टू अ एंटिटी कॉल्ड एज पीक्यूआर। सर जिसको आउटसोर्स किया है वो एंटिटी कहलाएगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एंड जो सर्विस रिसीव करेगा वो कहलाएगा यूजर ऑर्गेनाइजेशन। सो देयर इज अ यूजर ऑर्गेनाइजेशन हु इज गोइंग टू यूज द सर्विस ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। कैन आई से, इसीलिए इसका नाम यूजर है और उसका नाम क्या है, सर्विस है। सर आप कौन है, ऑडिटर। किसके ऑडिटर है, यूजर ऑर्गेनाइजेशन के। आपका प्रॉब्लम क्या है, सुनिए। अगर मैं बोलता हूं पूरा अकाउंटिंग आउटसोर्स कर दिया है, क्या कर दिया है, पूरा अकाउंट, तो अकाउंटिंग कर कौन रहा है, पीक्यूआर कर रहा है, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका है, एक्स वाई जेड का है। तो मैं ऑडिटर किसका है, एक्स वाई जेड का। जब मैं ऑडिट करने के लिए जाएगा, मैं मैनेजमेंट ऑफ एक्स वाई जेड को पूछेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो बोलेगा वेट आई विल आस्क फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैन आई से, वो हर एक इंफॉर्मेशन कहीं और से लेके आएगा। तो कैन आई से एज गुड एज कंट्रोल कहीं और ही है, प्रिपरेशन कहीं और ही हो रहा है। तो एक्स वाई जेड में कंट्रोल चेक करके क्या फायदा, क्योंकि कंट्रोल एक्चुअली में फॉलो किधर हो रहे हैं, पीक्यूआर के अंदर। तो मेरा प्रॉब्लम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इधर है बट कुछ कंट्रोल्स किधर हो सकते हैं, पीक्यूआर में हो सकते हैं। समझा क्या? सो कैन आई गो टू पीक्यूआर एंड चेक देयर कंट्रोल्स? आई एम द ऑडिटर फॉर एक्स वाई जेड, आई एम द ऑडिटर फॉर, थोड़ा प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या अभी, आई एम दी ऑडिटर फॉर एक्स वाई जेड। उन्होंने कुछ काम को क्या किया, आउटसोर्स। सो कैन आई से आई कैन गो टू पीक्यूआर चेक देयर कंट्रोल्स, बिकॉज मुझे लगता है इनके जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं इसका इफेक्ट एक्स वाई जेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आ रहा है। तो क्या मैं उनके कंट्रोल चेक करने चले जाऊं? आप बताओ, तुम लोग जो बोलोगे फॉलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वॉट एवर यू से यार, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। शुड वी गो एंड चेक द कंट्रोल्स ऑफ पीक्यूआर? अगर ऐसा हुआ तो सोचो, पीक्यूआर का कोर काम होगा सर्विस प्रोवाइड करना। पीक्यूआर के पास में एक्स वाई जेड से हजार क्लाइंट रहेंगे, 100 क्लाइंट रहेंगे, 200 500, बड़े सर देयर विल बी गुड नंबर ऑफ क्लाइंट्स। सबके ऑडिटर कराते रहेंगे तो मैं साल भर ऑडिट ही करवाते रहेगा, फिर मेरा खुद का भी तो ऑडिटर आएगा कभी तो। अरे मतलब सर ऐसा आपकी बातों से लग रहा है कि हम उधर नहीं जाने वाले हैं ऑडिट करने के लिए। हम उधर जा सकते हैं टू अंडरस्टैंड द कंट्रोल्स। हम मे बी कुछ टाइम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई प्रोसेस कैसे फॉलो होता है। अगर मेरे को अंडरस्टैंडिंग यहां पर नहीं है, यहां से अंडरस्टैंडिंग मिल जाए बहुत बढ़िया है, यहां से नहीं मिलता है तो मैं पीक्यूआर में जाकर के अंडरस्टैंडिंग ले सकता हूं, पर पूरा ऑडिट नहीं कर सकता हूं। ऑडिट कहां करना पड़ेगा, पर सर एक प्रॉब्लम है ना यार, हम जाके उधर ऑडिट नहीं कर सकते, पर कंट्रोल तो उधर ही है ना यार। मेरे को अगर कंट्रोल पे कंफर्ट नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, हाँ या ना? सुनिएगा मेरा बात एवरीवन, जब मिस्टर ए ऑडिट करता है एक ऐसे कंपनी का जिसने कोई काम किसी और को आउटसोर्स किया है, तो इसके लिए अप्लाई होता है SA-402। क्या अप्लाई होता है, SA-402। व्हेन यू आर ऑडिटिंग अ कंपनी जिसने अपना काम क्या किया है, आउटसोर्स किया है टू अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने क्या प्रोसेस लगाना है, वो किधर लिखा है, SA-402 में लिखा है। किधर लिखा है, SA-4, क्योंकि सर आप तो ऑडिटर हैं, ऑडिटर के लिए कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, एसेज। तो SA-402 इज इट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड? यस, एप्लीकेबल फॉर अ ऑडिटर ऑफ अ कंपनी जिसने कोई काम क्या किया है, आउटसोर्स किया है। क्या आपको SA-402 का मतलब समझ में आया क्या? प्रोसीजर क्या लगाना वो छोड़ दो, बताऊंगा, अभी के लिए मतलब समझ में आया क्या? हमारा टेंशन एक ही है, इनके कंट्रोल पे कंफर्ट चाहिए। तो एक काम करो ना यार, एक बात बताओ ना, जब मैं एक किसी को काम आउटसोर्स कर रहा हूं, थिंक लाइक अ मैनेजमेंट ऑफ एक्स वाई जेड, थिंक लाइक अ मैनेजमेंट ऑफ एक्स वाई जेड, यू आर आउटसोर्सिंग सम वर्क। अब पीक्यूआर को ही काम क्यों दोगे, किसी और को भी दे सकते हो ना। पीक्यूआर का एक्सपर्टीज होना चाहिए ना, मतलब पीक्यूआर को एटलीस्ट अपना एक बढ़िया रेपुटेशन बिल्ड करना चाहिए। कहीं ना कहीं पीक्यूआर ये प्रूव कर पाएगा दैट पीक्यूआर इज वेरी गुड विद दिस वर्क, देन ओनली यू विल आउटसोर्स इट टू पीक्यूआर, अदरवाइज यू कैन गिव दिस वर्क टू एनीवन एल्स। कैन आई से, जो आपको टेंशन है कि कंट्रोल उधर है, वो टेंशन सबसे पहले पीक्यूआर को है।
क्योंकि हम काम करने वाले हैं और हर क्लाइंट का अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर रहेगा, वो आके परेशान करते बैठेगा, कंट्रोल कैसा है, कंट्रोल कैसा है, अरे अच्छा ही है, तो कैसे प्रूव? सो आई नीड अ सर्टिफिकेट, आई नीड अ सर्टिफिकेट। एवरीवन, इंटरनल कंट्रोल के लिए एक सेपरेट सर्टिफिकेट मिल सकता है कि एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं, अच्छे हैं। यह सर्टिफिकेट देने के लिए जब मैं किसी को अपॉइंट करता हूं, उसके लिए अप्लाई होता है SAE 3402। नहीं, वापस बोलता हूं। आर यू गाइस देयर? हो ना तुम लोग? वापस से ट्राई करना है एक बार। सर समझेगा यार, बहुत टाइम पास है। मैं किसी का ऑडिटर हूं, उसने किसी को काम क्या किया है, आउटसोर्स। मुझे डर क्या है, कंट्रोल्स उधर है, तो मैं कंट्रोल समझ सकता हूं पर चेक करने के लिए नहीं जा सकता यार। इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सामने वाला कितने ऑडिटर से डील करेगा, प्रैक्टिकली सेंसिबल नहीं है। सामने वाले कंट्रोल बढ़िया होने चाहिए, अगर उसके कंट्रोल बढ़िया नहीं थे तो XYZ उसको काम देना ही नहीं चाहिए था, कंपनी का मैनेजमेंट भी गलत हो जाएगा उस केस में, हाँ या ना? तो XYZ PQR को काम देने से पहले ही पूछेगा तुम्हारा कंट्रोल तो बढ़िया है ना? PQR बोलेगा हाँ बहुत बढ़िया है, तो उसको बोलने से थोड़ी मान लूंगा मैं। तो XYZ क्या बोलेगा, आर यू गेटिंग योर कंट्रोल चेक्ड? वो बोलेगा हाँ, हमने हमारे कंट्रोल्स को रेगुलरली चेक करवाया है। डू यू हैव अ सर्टिफिकेट? तुम बोलेगा यस, देयर आर सर्टेन सर्टिफिकेट्स, इट इज कॉल्ड एज टाइप 1 रिपोर्ट एंड टाइप 2 रिपोर्ट। दो टाइप का सर्टिफिकेट होता है, वन इज कॉल्ड एज type 1 report and the other one is called as type 2 report, other one is called as type 2। दोनों में डिफरेंस क्या, छोड़ दो, अभी वो भी समझ सकते हो तुम, पर छोड़ दो। ये दोनों में से कोई तो एक रिपोर्ट किसके पास में रहेगा, PQR के पास में रहेगा। किसके पास रहेगा? अब अज्यूम करो, सिर्फ एक चीज सोचना, यूजर ऑर्गेनाइजेशन या भाड़ में, थिंक लाइक दिस, यू आर द ओनर ऑफ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यू आर द ओनर ऑफ अ, मुझे किसी को सर्विस देने का है, उसको प्रूव करना पड़ेगा ना, व्हाई एम आई गुड विद दिस सर्विस। कैन आई से, अगर मुझे अकाउंटिंग ही करना है तो आई शुड बी गुड विद अकाउंटिंग, एंड इफ आई एम डूइंग अकाउंटिंग एट अ बिग स्केल आई शुड हैव गुड कंट्रोल्स इन प्लेस। तो मैंने अच्छे कंट्रोल लगाए और मैंने बोला इन कंट्रोल को चेक करवा लेता हूं, कंट्रोल को क्या करवा लेता हूं, चेक। और ये ना नॉर्मल इंटरनल ऑडिट नहीं है भाई, ये स्पेशल कंट्रोल्स बनाए हैं टू प्रोवाइड अ सर्विस, तो इसके लिए स्पेशल सर्टिफिकेट लगेगा जो सिर्फ इन कंट्रोल्स को चेक करेगा। सो आई गो टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई गो टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और any other qualified person or any other because this is where technology can be involved, this is where technology can be involved. So I go to a practitioner, I tell the practitioner, please check my controls, and give me a certificate, तो जब मैं एक प्रैक्टिशनर, मैं कौन है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, किसके पास जा रहा है, प्रैक्टिशनर के पास, उसको बोला मेरे कंट्रोल चेक करके सर्टिफिकेट दे, उसके लिए जो एंगेजमेंट है वो कौन सा कहलाएगा, SAE 3402। SAE का मतलब है स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस, मतलब ये प्रैक्टिशनर कंट्रोल चेक करके क्या देने वाला है, अश्योरेंस। मतलब सर एक बाउंसर है नया, assurance is not just only for financial information, historical perspective छोड़ दो, it can be for non financial information। अरे assurance can be on anything, assurance can be on anything, मतलब assurance doesn't have to be on the financial। हम तो लड़ाई कर रहे थे historical perspective, ये तो financial information के भी beyond चले गया। Can I say there can be a assurance on non financial, controls is non financial, our controls is non-financial, so can there be assurance on non-financial information also? Yes। क्या उसके लिए एक एंगेजमेंट अलग से बनाया है? हाँ, जिसका नाम क्या है, SAE 3402। एंड ये कोइंसिडेंस नहीं है कि 402 402 कॉमन है, वो जानबूझ के वैसा नंबरिंग देता कि स्ट्राइक हो। तो मतलब कैन आई से ड्यूरिंग 402 आई नीड द रिपोर्ट एज पर 3402। वापस से, ड्यूरिंग 402 आई नीड द रिपोर्ट एज पर 3402। मतलब अगर मैं, अभी कौन है, मैं यूजर कंपनी का ऑडिटर, मैं बोलेगा सर्विस के कंट्रोल्स कैसे हैं, वो बोलेगा अच्छे, किस बेसिस पे, रिपोर्ट है मेरे पास में। कहने से वो रिपोर्ट कहां से आया, एज पर 3402 रिपोर्ट आया है जो मैं यूज करूंगा ड्यूरिंग अप्लाइंग ऐसे 402। खत्म, समझा क्या? ये भी एश्योरेंस एंगेजमेंट है क्या? हाँ। SAE में आता है क्या? हाँ। मतलब सर assurance is a bigger world, way beyond what you have understood till now. I'm just trying to say again and again,
lot of people are stupid if they believe audit is audit, assurance is different. You should first know what is assurance, then you'll understand audit is an example of assurance, and assurance can be anything literally. Is that clear to you? पता है assurance और audit को भी divide क्यों कर दिया? चलो बता ही देता हूं. assurance में अब सोचो, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन बना रहा है? मैनेजमेंट बना रहा है, और उसके ऊपर रिपोर्ट किसको चाहिए? मैनेजमेंट को चाहिए. आर यू इनडायरेक्टली एक्टिंग एज अ कंसल्टेंट ऑफ मैनेजमेंट? ये कंट्रोल्स कौन चेक करवा रहा है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. क्या रिपोर्ट इसके मैनेजमेंट को चाहिए? हाँ. आर यू इनडायरेक्टली वर्किंग फॉर द मैनेजमेंट? सो इट इज assurance engagement you are providing to the management directly that will impact your independence. इसलिए स्प्लिट कर दिया दोनों को. किसको स्प्लिट कर दिया? ऑडिट एंड एश्योरेंस को. जबकि ऑडिट किसका पार्ट है? समझा क्या? बहुत ज्यादा हो गया ये, अभी इधर ही रुक जाते हैं. तुमको समझ थोड़ा आया हुआ है, ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं है ये. तुमको टाइप 1 टाइप 2 भी बताऊंगा मैं. नहीं, थोड़ा सा अभी नाउ यू आर क्रॉसिंग द लिमिट सर. सर डोंट क्रॉस द लिमिट सर. सर यहां तक सब अच्छा लग रहा है, काहे को परेशान कर? ऑनलाइन पब्लिक तो रिप्लाई देना बंद कर दिया है भाई. सब मत करो यार. ऑनलाइन पब्लिक रिप्लाई. चलो जाने दो. देखो, एग्जाम के लिए चीजें बहुत आसान है. जेन्युइन ये मतलब ये फाइनल लेवल के लिए हो गया. मतलब ये ऑनेस्टली फाइनल में बताना चाहिए. वो भी अब बताना पड़ता है क्योंकि सिलेबस में है, वरना अभी तक तो वो भी नहीं था. 402 फाइनल के अंदर है, 3402 फाइनल के अंदर है. बस एग्जाम्पल आप, मैंने आपको क्यों बताया पता है क्या? क्योंकि आईसीआई ने थोड़ी सी गुस्ताखी की. हाँ, गुस्ताखी है मेरे हिसाब से. ऐसा चीज लिख के दिया बच्चों को चांस ही नहीं समझ में आने का. कम टू 1.13. लुक एट द डब्बा. 1.13. यार क्या मस्त चीज बता रहा हूं. दिस इज वे बेटर देन द चैप्टर्स व्हाट वी वर डिस्कसिंग यार. तुम चैप्टर के लायक हो, तुमको डेफिनेशन ऑफ ऑडिट पढ़ाना चाहिए, वो एडवांटेजेस लिखाना चाहिए बैठ करके. चलो कम टू द बॉक्स. लुक एट द बॉक्स वंस. पेज नंबर 1.13. देखो, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. कैन आई से इट्स अ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट. रिव्यू, इट इज अ लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट. ये दोनों एग्जाम्पल है एसएई के. ये दोनों एग्जाम्पल है एसएई के. पहला है एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. यहां पर आप अश्योरेंस देंगे कि जो अजम्पशंस है वो क्या है? रीजनेबल है, जिनके बेसिस पे क्या बनाए गए हैं? प्रोजेक्शंस बनाए गए हैं या फोरकास्टिंग किया गया है. इज इट टॉकिंग अबाउट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गाइस? यस. दिस इज योर SAE 3400. This is called as SAE 3400. And the last one, can you see? Report on controls operating at an organization. ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है. कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? सर्विस. इस बार आप अश्योरेंस देंगे किसके रिगार्डिंग? डिजाइन ऑफ कंट्रोल एंड ऑपरेशन. कंट्रोल में हम क्या चेक करते हैं? एग्जिस्टेंस, डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस. इधर भी तो वही चेक कर. अरे कंट्रोल कंट्रोल हो गया यार. बस इस बार एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल पे क्या लगाया जाएगा? कंप्लायंस प्रोसीजर, एंड उसके लिए एक सर्टिफिकेट बना के दिया जाएगा. ये एंगेजमेंट कहलाएगा SAE 3402. This will be called as SAE 3402. अगर ये 3402 का रिपोर्ट हुआ तो 402 में यूज कर लेना. 3402 किसके लिए अप्लाई होता है? 3402 उसके लिए अप्लाई होता है जो काम किसके लिए कर रहा है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. 402 उसके लिए अप्लाई होता है जो ऑडिट किसका कर रहा है? यूजर ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर 3402 की रिपोर्ट रहेगी तो ये रिपोर्ट को यूज कौन करेगा?
यूजर ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर, समझा क्या? यस और नो? आपको मैंने एसएई के भी दो एग्जाम्पल बता दिए, वन इज 3400, सेकेंड वन इज 3402। आर यू फीलिंग लिटिल बिट कंफर्टेबल नाउ? मेरे हिसाब से एस ए, एस आर ई एंड एस ए ई, जो वो आपको मैक्सिमम पॉसिबल पूछ सकते हैं, सब आपको पता है। लास्ट एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए बोलता हूं। दिस इज ऑल्सो ऑन एस ए ई, मतलब बच्चों 3 एग्जाम्पल में से मैंने आपको ये बता दिया। दिस इज डन, 3402 इज डन। विच वन इज लेफ्ट? 3420। ऐसे से भी गलती हो गई, लिखते लिखते उन्होंने एग्जाम्पल में 3400 3420 लिख दिया, बट रेफरेंस 3402 का दे दिया। वो 0220 में कंफ्यूज हो गए थोड़े से, मेरे को लगता है। हालांकि ऑल 3 आर पार्ट ऑफ योर SAEs. द लास्ट वन इज कॉल्ड एज 3420. जस्ट गिव मी 5 minutes, आई विल नॉट एक्सटेंड इट अलॉट, जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग। 3420। अगर आप बनाते हैं प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या बनाते हैं? प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो व्हाट इज अ प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सुनना, अज्यूम कीजिए, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपको इमीडिएटली समझ में आएगा। हमने बनाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च। हमने बनाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च। इसके बाद में होता है सब्सिक्वेंट इवेंट। इसके बाद में होता है सब्सिक्वेंट इवेंट। लेट्स कॉल दिस इवेंट एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। लेट्स कॉल दिस इवेंट एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। मतलब ऑन 31st March 2023, you prepared a financial statement as per applicable FRF. After this, there is an event called as subsequent event, and in our example, it is called as non-adjusting event. It is called as non-adjusting. मतलब इसका इफेक्ट इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? डिस्क्लोजर आएगा। अरे बच्चों, 2 इवेंट होते हैं, एडजस्टिंग मतलब जिसका एडजस्टमेंट होगा, नॉन एडजस्टिंग मतलब जिसका एडजस्टमेंट नहीं होगा। अज्यूम कीजिए 31 मार्च के बाद में कंपनी वांट्स टू गो पब्लिक, दैट मींस दे वांट टू गो फॉर आईपीओ। अब सर, जब मैं आईपीओ के लिए पैसा रेस करने के लिए जाएगा, तो क्या मेरे जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, जो मेरे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, उनको मुझे क्लियर पिक्चर देना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली में 31 मार्च के जो नंबर है ना, वो क्लियर पिक्चर नहीं है, उसके बाद में भी कुछ क्या हुए हैं? नॉन एडजस्टिंग सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए हैं। तो प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज इट इज लो, प्लस जो आपके नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हैं, जो आपके क्या है? नॉन एडजस्टिंग सब्सिक्वेंट इवेंट्स है, उन्हें एडजस्ट कर दो। उन्हें क्या कर दो? आप एडजस्ट कर दो। सुनिएगा मेरा बात, आपके नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं और आपका एप्लीकेबल एफआरएफ बोलता है कुछ इवेंट को एडजस्ट मत करो, बराबर बोलता है, कुछ गलत नहीं बोलता है। बट जब आप आईपीओ के लिए जाते हो तो आपको ना अपने यूजर्स को रियलिटी चेक देना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपने धंधा खरीदा होगा, कोई धंधा बेच दिया होगा, जिसकी वजह से बैलेंस शीट में सिग्निफिकेंट चेंजेस है। आई शुड show a clear picture, the realistic picture of my financial numbers। तो हमने क्या करना चाहिए? ये जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इनको क्या कर देना चाहिए? एडजस्ट। मतलब प्रोफॉर्मा के अंदर पावर दिया है मैनेजमेंट को, तुम तुम्हारे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ ताकि आपकी कंपनी का एक ट्रू पिक्चर दिखे, ताकि इन्वेस्टर ना ये एप्लीकेबल एफआरएफ तो साल के एंड से दिखते जाएगा, आज उसको सही पिक्चर दिखे बैलेंस शीट का सिचुएशन क्या है, मैंने इस धंधे में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना। हालांकि वो बात अलग है, आधा पब्लिक कोई देखता ही नहीं। हालांकि इन रियल लाइफ शुड आई लुक एट द प्रोफॉर्मा नंबर्स? यस। उसमें क्या एडजस्टमेंट हुए, सब कुछ नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर करके आएगा। और ये प्रिपेयर कौन करेगा? मैनेजमेंट। ये प्रिपेयर कौन करेगा? मैनेज। चेक कौन करेगा? प्रैक्टिशनर। चेक कौन करेगा? प्रैक्टिशनर। क्या वो प्रैक्टिशनर जब ये चेक करेगा तो उसके लिए एक अलग से स्टैंडर्ड अप्लाई होना चाहिए?
मतलब जो आपके प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनको चेक करने के लिए जो स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, दैट इज कॉल्ड एज SAE 3420. दिस इज कॉल्ड एज SAE 3420. वापस से सुनिएगा, सिंपल सा चीज है सर। 31 मार्च को फाइनेंशियल्स बनाए, उसके बाद कुछ नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हुए जिनको हमारा एप्लीकेबल FRF बोलता है एडजस्ट करो ही मत। बट सर हमको अगर पैसा रेस करना है तो उसके लिए हमारे यूजर्स को ट्रू पिक्चर दिखाना जरूरी है। सो दैट इज व्हाई देयर इज वन न्यू कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज कॉल्ड एज प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जहां पर आप उन सब चीजों का एडजस्टमेंट कर दीजिए जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है सही पिक्चर दिखाने के लिए। वो एडजस्टमेंट के बाद में जो नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसको भी चेक करने के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा। जब प्रैक्टिशनर को बोलोगे एक काम कर, नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो चेक करना ही है, इसके साथ में इन इवेंट्स के एडजस्टमेंट के बाद में एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये भी चेक करना है। इसके लिए जो तू रिपोर्ट बनाएगा और जो तू काम करेगा, दैट इज गवर्न्ड बाय अ स्टैंडर्ड दैट इज कॉल्ड एज SAE 3420। इंडिया में IPO पहले भी आता था, ये एंगेजमेंट पहले भी होता था, बट पहले 3420 नहीं था। तो सर जब स्टैंडर्ड नहीं था तो किसी को समझेगा कैसे हम कैसे काम करते थे? गाइडेंस नोट था। क्या था? गाइडेंस नोट। एंड गाइडेंस नोट में लिखा था जब अलग अलग सिचुएशन के लिए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बनते जाएगा, गाइडेंस नोट का रेलेवेंस खत्म हो जाएगा। दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। इज दैट क्लियर टू यू? हमें क्या पता होना चाहिए? देयर इज वन मोर अश्योरेंस एंगेजमेंट, द नंबर इज 3420। घबराइए मत, 3400 3402 3420 कम से कम आपको 10 घंटे के लिए फाइनल में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। इज दैट क्लियर टू यू? इससे ज्यादा ऐसे ये बताया तो आप मेरे को गायब कर दोगे यहां से। मेरे को समझ में आ चुका है। अब एक काम कीजिए, नोटबुक में जाइए। अब एक काम कीजिए, नोटबुक में जाइए। मुझे आपसे डर लग रहा है। अच्छा काम करो, पानी पी लो। आई विल मेक इट वेरी सिंपल नाउ, डोंट वरी गाइस। पानी वानी पी लो थोड़ा सा आराम से। विल क्लोज इट ऑफ नाउ, चैप्टर खत्म करते हैं, टेंशन मत लो, डोंट वरी। नोटबुक में जाइए। हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव रिटन इन चैप्टर नंबर 1 गाइस? कितने पॉइंट लिखे हैं? 9 लिखे हैं। राइट डाउन पॉइंट नंबर 10। Sir, why this SAE 3420 is not performed by auditor? Who said it is not performed by auditor? I use the word practitioner. क्योंकि ये ऑडिट नहीं है, वरना ऐसे में जाता, SAE में कहीं को जाता भाई। चलो पॉइंट नंबर 10 लिखिए। डिफरेंस बिटवीन audit and review engagement. Difference between audit and review engagement, or reasonable assurance engagement, or reasonable assurance engagement versus limited assurance engagement, or reasonable assurance engagement versus limited assurance engagement. This can be one important question at an intermediate level. आपने ना सिंपल ये जो टेबल दिया है 2 मिनट मेरे साथ में पढ़ लीजिए, बहुत ही इजी है। आराम से 4 पॉइंट लिख के दिए हैं। आप अगर खुद से लिखें ना लिखें, डायरेक्टली पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आई थिंक मैंने आपको इतनी बार रिवाइज करके बोला है कि एटलीस्ट थोड़ा दिमाग लगा के खुद आप आंसर लिख पाएंगे। आइए पेज नंबर 1। अब मैं प्योरली एग्जाम के हिसाब से डिस्कशन कर रहा हूं। मैंने SRS को थोड़ी देर के लिए साइडलाइन कर दिया है। SRS पढ़ाने का है, मुझे पता है, भूलो मत, टेंशन मत, आई रिमेंबर एवरीथिंग। बट क्या सब कुछ एक साथ में अगर आपको सर पे डाल दिया ना तो आप भूल जाओगे। कम टू 1.12, लुक एट द बॉक्स। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस डिफरेंस, लुक एट इट क्विकली। 2 मिनट आपके पास में, आप खुद ये डिफरेंस लिख पाओगे क्या 4 मार्क के लिए? पढ़ लीजिए फटाफट से 2 मिनट के लिए। विल गो नेक्स्ट।
डन। वहां लिख दीजिए रेफर पेज नंबर 1.12। जो बोलता हूं इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाना, आर्ग्यूमेंट मत करना। रेफर पेज नंबर 1.12 लिखने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए दैट दिस विल बी ए क्वेश्चन एंड आई शुड नो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। दिस वाज योर पॉइंट नंबर 10, राइट? राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 11। Difference between historical financial information and prospective financial information. Historical financial information and prospective financial information. डैश करके लिखो शॉर्टकट में। Historical financial information relates to historical financial information relates to events, transactions, relates to events, transactions or conditions which have occurred in past periods, which have occurred in past periods. Events, transactions or conditions which have occurred in past periods. Full stop. Prospective financial information. Prospective financial information relates to future events and possible actions, future events and possible actions by the entity. Future events and possible actions by the entity, comma, this information is based on, comma, this information is based on assumptions. Information is based on assumptions. Full stop. क्या आपको डिफरेंस समझ में आया? 2 मिनट स्पेंड करो, पढ़ो। यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिकल एंड प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन। बेसिक चीजें हैं, एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट में यही आता है। ठीक है, कितने पॉइंट लिखे आपने? लिखो नंबर 12। assurance engagement can be ऐसे 3 एरो बनाना। इट कैन बी ऑडिट, इट कैन बी रिव्यू, ऑडिट रिव्यू, और नंबर 3 अदर एंगेजमेंट। अब इसमें ऑडिट और रिव्यू दोनों के लिए वर्ड लिखना हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अश्योरेंस एंगेजमेंट कैन बी ऑडिट, रिव्यू और अदर एंगेजमेंट। ऑडिट रिव्यू दोनों के लिए लिखना हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अश्योरेंस एंगेजमेंट कैन बी ऑडिट, रिव्यू, अदर एंगेजमेंट। ऑडिट रिव्यू के लिए क्या लिखना? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये जो अदर एंगेजमेंट है उसके नीचे नंबर 1 SAE 3400, this will be your prospective financial information. SAE 3400, that is prospective financial information. Number 2 SAE 3402, internal controls of a service organization. Internal controls of a service organization. पहला है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दूसरा है इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एंड तीसरा है SAE 3420। नीचे लिखना प्रोफॉर्मा
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आपको एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो रहने वाला है 3400। वहां पर कौन सा वर्ड है? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्योंकि आपके सिलेबस में थोड़ा सा भी जो डिफरेंस लिखा है वो लिखा है बिटवीन हिस्टोरिकल एंड प्रोस्पेक्टिव। कहना इसे सारे के सारे एश्योरेंस एंगेजमेंट्स है क्या? सारे एग्जाम्पल समझ में आए आपको? मतलब अगर एग्जाम में पूछा अश्योरेंस एंगेजमेंट नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का भी होता है क्या? अश्योरेंस एंगेजमेंट नॉन फाइनेंशियल होता है ना भाई। 3402 इज द एग्जांपल। कंट्रोल चेक करके उस पर अश्योरेंस दे रहे हो ना आप यार? कैन देयर बी अश्योरेंस ऑन कंट्रोल्स आल्सो? यस, 3402 इज द एग्जांपल। दिस इज अ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या आपको इतना समझ में आया? मतलब सर सुनिए, ऑडिट रिव्यू डिफरेंस लिख लोगे, फिर आपको समझ में आया हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। फिर अश्योरेंस एंगेजमेंट के सारे कैटेगरीज है, मेजर मुझे फोकस करना था अदर एंगेजमेंट पे। किस पे करना था? अदर एंगेजमेंट पे। उसमें प्रोस्पेक्टिव आ सकता है, कंट्रोल्स आ सकते हैं एंड प्रोफॉर्मा आ सकता है। इतना सब कुछ समझा क्या? कैन आई गो नेक्स्ट? आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? मेरे हिसाब से जो आईसीआई के मॉड्यूल के हिसाब से आपको मेजॉरिटी चीजें समझनी थी वो आपने बराबर से लिखी है। अब आगे बढ़े क्या? चलो लेट्स गो नेक्स्ट। मेरे हिसाब से ये पार्ट पूरा मैंने तुमको समझा दिया, डिफरेंस समझा दिया, ये डब्बा समझा दिया। एक एक बॉक्स और दिया है, चलो 1.14 देख लो। ये एग्जांपल मैंने शायद वैसा ही लिखवा के दिया, आपको थोड़ा अलग लिखवा के दिया, बेहतर ही लिखा के दिया, कंफर्म। रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट ऑडिट कहलाएगा, लिमिटेड अश्योरेंस रिव्यू कहलाएगा। अश्योरेंस सर वो भी अश्योरेंस के पार्टी, दोनों के दोनों भूलना मत। अरे सर ये अश्योरेंस कहना इसे, इट कैन डील विथ मैटर्स अदर देन हिस्टोरिकल, सो इट कैन बी प्रोस्पेक्टिव, so it can be examination of prospective, or can it also be assurance regarding operation of controls? but किसके कंट्रोल से? ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के। these are controls of service organization। समझा क्या? सिर्फ एग्जांपल्स दिए हुए डायग्राम के फॉर्म में, आपको ये सब समझना चाहिए। पक्का क्लियर है? आगे बढ़ूं? चलो अब एक काम करो, पेज नंबर 1.14 पे आओ। कुछ एकदम बेसिक चीजें हैं जो सिर्फ एक बार रीड करनी है। मुझे नहीं लगता है आपको अब कुछ भी लिखने की जरूरत है, सीधा मैं जब एसआरएस पे जाऊंगा उधर ही कुछ लिखने का जरूरत होगा। आइए 1.14, कैन यू सी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग? सर ये तो हमने कम से कम पूरा 1 महीना पढ़ा है, तो ये टाइम पास लगना चाहिए। चलो टाइम पास से पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग will apply when you're doing audit of financial statement, and normally audit कौन करेगा? Independent auditor. So this will apply in case of which information? Historical information. हमको पता है क्या ऑलरेडी ये चीज? Yes. Number 2, सर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में ना अलग अलग इश्यूज कवर्ड है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है। तुमको क्या बता रहा है ये सब? सारे के सारे ऐसे तुमको पता है यार। 200, 210, 220, 230, 300, 400, 5, 6, 7 तक गए हो तुम लोग यार। डोंट थिंक एग्जांपल्स तुम्हारे लिए टाइम पास है? कैन आई जस्ट इग्नोर ऑल दिस? मतलब एग्जाम में क्या किस्मत होगी ना अगर पूछेगा शॉर्ट नोट ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मतलब बेस्ट पार्ट है मीनिंग लिखने का, टाइम पास, और जो मन में आए 4 ऐसे लिख देने का, 4-5 पॉइंट लिख देने का कुछ तो ऐसा। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? कैन आई इग्नोर दिस गाइस? चलो लेट्स गो नेक्स्ट। कैन यू सी स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट? कैन यू सी स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट? मेरे हिसाब से हर एक वर्ड पढ़ाया है, आप खुद से एक बार रिवाइज करके क्लोज कर दो। यू हैव 2 मिनट्स। 1.15 आपको अगली बार खुद से पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा चैप्टर, अगर आप मेरा प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो। डर तो लग रहा है मेरे को, बट ठीक है। सर अभी इससे तो हम लिख देंगे। Honestly बोलो, are you comfortable with every word? Let's go next. Standards on assurance engagement.
सेम प्रोसीजर फॉलो, आई हैव टॉट यू एवरीथिंग। जल्दी पढ़ो। Are you absolutely comfortable with every word? सिंपल चीज बोलेगा, इट इज मैटर्स अदर देन हिस्टोरिकल। उसमें एग्जाम्पल कैन बी प्रोस्पेक्टिव एंड कैन इट ऑल्सो इंक्लूड अश्योरेंस ऑन नॉन फाइनेंशियल मैटर्स? यस। और देखो एग्जाम्पल दो ही दिए, तुमको तीन तीन पता है, तुमको 3402 भी मालूम है ना भाई। नोटबुक में जाइए, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। कितने पॉइंट लिखे आपने? 12। राइट डाउन पॉइंट नंबर 13। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, write a short note on SRE and SAE. Write a short note on SRE and SAE. ब्रैकेट्स में लिखिए रेफर पेज नंबर 1.15। बहुत आसान है, नहीं लिखने का जरूरत है यार। आई मीन तुमको जो मैं वो पीडीएफ भेजेगा मेरे समरी का, वो लिखोगे तो वही एज गुड एज होमवर्क हो जाएगा तुम्हारा यार। मैं अज्यूम कर रहा हूं तुम लोग सही में सुनना था मेरे को इतना टाइम तक, इसलिए तुम लिख सकते हो ये। यू आर केपेबल, दिस नो पॉइंट रिपीटिंग दिस। बराबर है ना? एसआरएस पे चले जाऊंगा फाइनली। दो ही बचा है अभी, एसआरएस बचा और एसक्यूसी बचा है, कुछ भी नहीं है। उड़ा देंगे फटाफट से। क्या खत्म करते हैं यार दोनों को, क्या टाइम पास करते रहते तुम लोग यार। क्या बोलते हैं? एक काम करते हैं, पहले टाइम पास करते थोड़ा सा। 1.14 1.14 एक हेडिंग है बहुत डिफिकल्ट, एक हेडिंग है बहुत डिफिकल्ट। एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल। कैन यू सी वर्ड एंगेजमेंट एंड? तो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड 4 होते हैं, कौन कौन से? एसएस, एसआरईज, एसएईज। सर अभी तो 3 ही पढ़ा है आपको, 4th वाला कौन सा बाकी है? एसआरएस। देखो essays will be based on audit of historical financial information. SRE is review of historical financial information. SAE is assurance engagement other than audit and review. Can I say incomplete है इसमें? other than audit review में इसके अलावा non financial information भी आ सकता है। हाँ या ना? क्या आपको 1 2 3 समझ में आया क्या? नंबर 4 एसआरएस अभी के लिए छोड़ दीजिए, आपको जस्ट एक्सप्लेन करेंगे तो पॉइंट नंबर 4 भी हो जाएगा। कैन आई से 1 2 3 एकदम क्लियर है क्या? फाइनली जाए एसआरएस के ऊपर। चलो आई विल ट्राई। ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है समझना, बट अगर आप थोड़ा 2-3 चीज जो मैं बोलूंगा अगर सुन लोगे तो शायद समझ में आ जाएगा। देखो फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। सुनिएगा सर, यहां पर ना आप ना तो ऑडिट करने वाले हैं, ना रिव्यू करने वाले हैं, ना ही किसी चीज पे अश्योरेंस देने वाले हैं। मतलब यह ना तो ओपिनियन आएगा ना कोई कंक्लूजन आएगा। मतलब दिस इज अ एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट, रिव्यू और एनी काइंड ऑफ अश्योरेंस। तो वो आखिरी कैटेगरी में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एसआरएस। एक तरीके से ना ये रेसिडुअल कैटेगरी है, बट ये किससे रिलेटेड होगा? सुनना मेरा बात। द वर्क इज स्टिल रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। द वर्क इज स्टिल रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अज्यूम अ सिचुएशन, ये याद है आपको आईपीओ के लिए आपके लास्ट 3 साल के 5 साल के नंबर्स कंपाइल करके प्रेजेंट करने होते हैं। आपने अगर कभी प्रोस्पेक्टस देखा होगा, उसमें आपके पास में सिर्फ करंट ईयर के नंबर नहीं होते, प्रीवियस ईयर के नंबर्स भी आते हैं एंड उनका समरी बनाना पड़ता है। इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ नंबर्स, इट्स अ कंपाइलेशन। तो सर अगर आप कंपनी के मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस बार आप ऑडिट नहीं करने हैं,
इस बार आप रिव्यू नहीं कर रहे हैं, इस बार आप अश्योरेंस नहीं दे रहे हैं. यू आर हेल्पिंग देम इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और यू आर हेल्पिंग देम इन कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और यू आर हेल्पिंग देम टू प्रिपेयर द बजटरी रिपोर्ट. इस बार प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन आप बनाने में हेल्प कर रहे हो, ना कि चेक करने में. आज तक ऑडिट, रिव्यू, अश्योरेंस में आप प्रैक्टिशनर थे. You were not the responsible party. You were the practitioner, not the responsible party. If I start helping the responsible party, I go to category number 4. If I start helping the responsible party, I go to category number 4. This is standards on related services. Services related to what? Related to financial information. या तो आप कंपाइल करने में डेटा हेल्प कर रहे हो, या उन्हें दूसरे गैप के हिसाब से. याद करो, CFS के लिए आपको गैप कन्वर्जन करना पड़ता है. वो गैप कन्वर्जन में आप हेल्प कर रहे हो, ना कि ऑडिट में. एक होता है गैप कन्वर्जन करना, उसके बाद उसका ऑडिट करना. ऑडिट इज डिफरेंट. कन्वर्जन में हेल्प करना मतलब यू आर वर्किंग फॉर मैनेजमेंट. Can I say you are using your accounting expertise here, not the auditing expertise. You are using your accounting expertise here. इधर ना दो स्टैंडर्ड बनाए हैं. पहला वाला सबसे ओपन एंडेड है, नाम देखो 4400. ऐसा एंगेजमेंट जहां हम परफॉर्म करेंगे एनी अग्रीड अपॉन प्रोसीजर. मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और क्लाइंट जो भी अग्री कर लेगा उसके बेसिस पे हमसे काम करेंगे. तुमने बोला पेबल बनाने का, पेबल बनाएंगे. याद है क्या? एजिंग एनालिसिस करने का. एजिंग एनालिसिस बनाता भी है कोई ना कोई, तो लेट्स से एजिंग एनालिसिस प्रिपेयर करना होगा. इसके लिए अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करता हूं, कैन आई से इट विल बी माय SRS 4400? यस. सो एनी प्रोसीजर जो हमने अग्री किया होगा, बट यहां पे क्या नहीं आएगा? ऑडिट नहीं आएगा. यहां पे क्या नहीं आएगा? रिव्यू नहीं आएगा. ये क्या नहीं है? अश्योरेंस नहीं है. मतलब यहां पर आप कुछ ना कुछ प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे हो, कंपाइलेशन में हेल्प कर रहे हो. मतलब आप रेस्पॉन्सिबल पार्टी के लिए काम कर रहे हो. किसके लिए काम कर रहे हो? रेस्पॉन्सिबल पार्टी के लिए. यू आर नॉट द प्रैक्टिशनर. यू आर नॉट द प्रैक्टिशनर. सर इधर भी हम साइन करते हैं क्या? हाँ, इधर भी हम साइन करते हैं. हम बोलते हैं कंपाइलेशन हमने करके दिया है, पर कंपाइलेशन वैसे ही करके दिया है जैसा आपने हमको इन्फॉर्मेशन दिया है. सर हमने बजट बना के दिया है, पर बजट बनाते वक्त जो असम्पशन आपने बोले थे वो यूज किए हैं. हम सिर्फ एग्जीक्यूशन कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? एग्जीक्यूशन. बेसिकली इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से आएगा, एग्जीक्यूशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा. ना तो वो ऑडिट करेगा, ना वो रिव्यू करेगा, ना ही वो कोई अश्योरेंस देगा. तो वो आखिरी कैटेगरी में चले जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज SRS. डोंट यू थिंक ये बहुत सारा काम है इधर तो यार? बहुत. मतलब आपको कोई भी, जस्ट इमेजिन नो यार, एक खतरनाक एग्जांपल बोलता हूं, मेरे को पक्का फीलिंग है बाउंसर होकर जाने वाला है. ट्राई करता हूं. कंपनी XYZ, इन्होंने किसी बैंकिंग कंपनी से वर्किंग कैपिटल लोन लिया है बियॉन्ड 5 करोड़. कुछ याद आ रहा है क्या? तो बैंकिंग कंपनी को इनको देना पड़ेगा इन्वेंट्री के स्टेटमेंट्स ऑन अ क्वार्टरली बेसिस. ये स्टेटमेंट बनाने के लिए दे हायर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ये ऑडिटर नहीं है सर, ये कंपनी को हेल्प कर रहा है इन्वेंट्री के स्टेटमेंट बना के क्वार्टरली बेसिस पे सबमिट करने के लिए. किसको? बैंकिंग कंपनी को. क्या मैं उनसे जो अग्री किया वो काम कर रहा हूं क्या? Can I say this is part of my SRS 4400? समझा क्या? एंड ये चीज नॉर्मली स्टैट्यूटरी ऑडिटर चेक करता है और कारो क्लॉज नंबर 2 में रिपोर्ट करता है कि क्या कंपनी ने बोरो किया है वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा बियॉन्ड 5 करोड़. अगर हाँ, तो ये जो रिटर्न्स दिए होंगे कंपनी ने बैंकिंग कंपनी को, आर दे इन अग्रीमेंट विथ माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स? ये रिपोर्ट करता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन कारो. यहां पर अगर इन्वेंट्री के स्टेटमेंट बनाने में आप हेल्प कर रहे हो तो आप ऑडिटर नहीं हो. आप किसके लिए काम कर रहे हो? मैनेजमेंट के लिए. तो आपके लिए ऐसे थोड़ी अप्लाई होगा, कोई और स्टैंडर्ड होना चाहिए ना यार. दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज SRS 4400. आर यू फीलिंग लिटिल कंफर्टेबल नाउ? सर मतलब दो ही चीजें हैं. एनी सर्विस रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प कर दो, कंपाइलेशन में हेल्प कर दो, कोई एक एरिया प्रिपेयर करने में हेल्प कर दो, कोई एनालिसिस करने में हेल्प कर दो, प्रोजेक्शंस करने में, अरे कोई भी तरीके हेल्प करो यार. बस ऑडिट मत करो, रिव्यू मत करो, अश्योरेंस मत करो, खत्म बात. दैट इज SRS. क्लियर है क्या? इजी लगा होगा, बस इतना ही सोचो, इसलिए इजी है.
और मत सोचो, ऊपर। लास्टली देर आर स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर रिलेटेड मतलब किससे रिलेटेड है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर दी स्टैंडर्ड्स विल अप्लाई फॉर एंगेजमेंट्स, जब आप परफॉर्म करोगे क्या? अग्रीड अपॉन। सर ये अग्रीड अपॉन का मतलब क्या होता है? जो भी हम अग्री कर लेंगे। द हायरिंग पार्टी इज टेलिंग यू डू ओनली एनालिसिस ऑफ रिसीवेबल, यू डू ओनली एनालिसिस ऑफ रिसीवेबल, खत्म बात। अब बाकी का दिमाग लगाओगे नहीं, क्योंकि आपको हायरिंग किस पर्पस के लिए किया है यार? हियर यू विल परफॉर्म ओनली अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, जो हम अग्री कर रहे हैं वही प्रोसीजर लगाए जाएंगे। पढ़ो फॉर एग्जाम्पल, खुद से पढ़ो नंबर 2, बहुत एग्जाम्पल लिख के दिया। क्या यार मजा आना चाहिए, सब समझ रहा तुमको आज तो। पेबल, रिसीवेबल, रिलेटेड पार्टी, कुछ भी आ सकता है क्या? यस। देखो, एन एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर मे बी कॉल्ड अपॉन टू असिस्ट मैनेजमेंट विद द, मार्क द वर्ड, preparation and presentation of finance, मार्क द वर्ड, विदाउट ऑब्टेनिंग अश्योरेंस। मतलब आप ऑडिट रिव्यू या अश्योरेंस रिपोर्ट नहीं देने वाले हो, सिर्फ क्या हेल्प करने वाले हो? प्रेपरेशन में, प्रेजेंटेशन के अंदर। ऐसी रिपोर्ट जब आप कंपाइलेशन एंगेजमेंट करेंगे, रिपोर्ट में क्लियरली बोलेंगे इट इज नॉट एन अश्योरेंस एंड दैट मींस नो ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड। मतलब हमने कंपाइलेशन किया है, प्रेपरेशन में हेल्प किया, बोलना हमने कोई अश्योरेंस नहीं दिया है, हम इस इंफॉर्मेशन पे ओपिनियन नहीं देते हैं, ऐसा क्लियरली आपको रिपोर्ट में लिख के देना पड़ेगा। 2 एग्जाम्पल दिए हैं, 4400 एंड 4410। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? नोटबुक में जाइए, लास्ट पॉइंट, लास्ट तो नहीं है, सेकेंड लास्ट पॉइंट, SRS, that is standards on related services. That is standards on related services. Write down point number A. It will apply in case of engagements either to perform agreed upon procedures, in case of engagements, either to perform agreed upon procedures regarding financial information, agreed upon procedures regarding financial information, or to perform compilation, or to perform compilation of financial information. कंपाइल करने का मतलब होता है आपको 4-5 साल का डेटा दे दिया जाएगा, उसमें से इंपॉर्टेंट डेटा एक्सट्रैक्ट करके आप एक उनको समरी वगैरह बना के दे रहे हो। मतलब यू आर एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल पीरियड्स एंड देन यू आर प्रिपेयरिंग अ कॉमन रिपोर्ट जहां पर सारे डेटा क्या बनेंगे? कंपेरेबल बनेंगे। दिस इज कॉल्ड एज कंपाइलेशन एंगेजमेंट। एंड अग्रीड अपॉन प्रोसीजर मतलब जो भी हम अग्री करेंगे विद द क्लाइंट, वो जो भी आपको काम करने के लिए बोलेगा, किसी भी एरिया के रिलेटेड काम करने के लिए बोलेगा, वो प्रोसीजर आपको लगाना पड़ेगा। 2 अलग अलग स्टैंडर्ड है, इसलिए और वर्ड लिखाया है। राइट डाउन पॉइंट नंबर 2। इन सच एंगेजमेंट्स we can also assist the management. In such engagements we can also assist the management in the preparation and we can also assist the management in the preparation and presentation of financial information.
preparation and presentation of financial information without obtaining assurance. Without obtaining assurance. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, therefore while issuing report for compilation engagement, practitioner should clearly state, while issuing report for compilation engagement, practitioner should clearly state that it is not an assurance engagement. It is not an assurance engagement, and no opinion is being expressed. Not an assurance engagement and no opinion is being expressed. कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए. लास्ट एग्जाम्पल, वो आपने 2, 3 को मर्ज कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स नॉट मैटर. लास्ट फॉर एग्जाम्पल, SRS 4400 डैश करके लिखो, टू परफॉर्म अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स. 4400 to perform agreed upon procedures. And दूसरा एग्जाम्पल, SRS 4410 डैश करके लिखो, कंपाइलेशन एंगेजमेंट. कंपाइलेशन एंगेजमेंट मतलब बच्चों, SRS में कोई भी सर्विस प्रोवाइड करो, बट इट शुड बी रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. 2 ब्रॉडर कैटेगरीज बनाई है. या तो आप कंपाइलेशन मतलब कुछ हिस्टोरिकल नंबर्स रहेंगे, उन्हें ला करके एक्सट्रैक्ट करके एक बराबर रिपोर्ट बनाने में हेल्प करेंगे, या सर आप प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर प्रेजेंट करने में ही हेल्प कर सकते हैं, या सर कोई एक स्पेसिफिक एनालिसिस चाहिए, FAR का एनालिसिस चाहिए, लेट्स से स्लो मूविंग आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री का एनालिसिस चाहिए, कोई भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक प्रैक्टिशनर दैट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट को रीच आउट कर सकते हैं कि आप हमको ये सर्विस प्रोवाइड करके दीजिए. तो सर उस केस में वो प्रैक्टिशनर हमें ये सर्विस प्रोवाइड करके देगा, बट ध्यान रखना उसने बताना पड़ेगा अपने रिपोर्ट में, हमने वही काम किया जो हमने अग्री किया था. दिस इज एज अग्रीड बिटवीन अस एंड इट इज नॉट अ अश्योरेंस एंगेजमेंट. मतलब हम क्या नहीं दे रहे हैं? ओपिनियन नहीं दे रहे हैं. क्या आपको एटलीस्ट ये चीज समझ में आया क्या? पक्का? मतलब देखो, समझो सिंपल चीज, SA, SAEs, SRE तीनों में आप एग्जामिनर हो. तीनों में आप क्या हो? एग्जामिनर हो. यहां पर आप एग्जामिनर नहीं हो, यहां पर आप क्या करने वाले हो? असिस्ट करने वाले हो. किसको? कंपनी के रेस्पॉन्सिबल पार्टी को. पर इधर भी स्टैंडर्ड में वर्ड प्रैक्टिशनर है. क्या वर्ड है? प्रैक्टिशनर. बट इस बार प्रैक्टिशनर अश्योरेंस नहीं देगा. इस बार वर्ड प्रैक्टिशनर पता है क्यों है? क्योंकि नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आपको वर्ड सुना होगा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिसिंग CA. तो इसके लिए उन्होंने स्टैंडर्ड में वर्ड क्या यूज कर लिया? प्रैक्टिशनर. दैट इज अ कॉमन वर्ड ग्लोबली. इट इज अ कॉमन वर्ड ग्लोबली. बट यहां प्रैक्टिशनर का मतलब एक्चुअली में कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट विद COP ही है. तो सर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या ये सर्विसेज अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई प्रोवाइड कर सकता है या नहीं? स्टैंडर्ड में नहीं लिखा है, बट there is a act called as Chartered Accountants Act 1949 जहां पे एक लिस्ट ऑफ सर्विसेज दी है. These services are exclusively reserved for chartered accountants in India. Reserved exclusively for chartered accountants in India. So इसका इंटरप्रिटेशन ये आता है कि हम इनडायरेक्टली प्रैक्टिशनर मतलब किसको बोल रहे हैं? CA इन प्रैक्टिस को ही बोल रहे हैं. बट आपको ऑनेस्टली बोलूं मैं, ऑडिट छोड़ दीजिए,
रिव्यू छोड़ दीजिए, जो आपका एसएई है एंड जो आपका एसआरएस है, स्पेसिफिकली एसआरएस, यहां बाकी लोगों को भी अलाउ किया जाएगा, बिकॉज यू मे नॉट बी अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू मे बी स्टिल अ सीपीए एंड एसीसीए, आपको स्टिल अकाउंटिंग का अच्छा नॉलेज रहेगा, तो क्या आप ये काम कर सकते हो? हाँ। एंड नॉर्मली हमारे साथ में उनका पार्टनरशिप बनाना भी अलाउड होता है। देयर इज अ क्लॉज ऑन पार्टनरशिप अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। मतलब क्या अदर लोग भी अलाउड हो सकते हैं? यस, इन केस ऑफ SAE and SRS, but not in case of SAs and SREs. Is that clear to you? हाँ, अब आपके डाउट्स है तो मुझे पूछिए, रेज योर हैंड्स। हाँ बोलो। क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट एसआरएस में आ सकता है? इट्स पॉसिबल, बट रिमेंबर एसआरएस इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। माय एक्सपर्ट मे नॉट ऑलवेज बी रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, इफ इट्स अ लॉयर, उसका काम रहेगा पेंडिंग लिटिगेशन में मुझे एक ओवरव्यू देना, व्हाट कैन बी द आउटकम ऑफ द पेंडिंग लिटिगेशन। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प नहीं कर रहा है, सो वो सिर्फ एक नंबर निकाल के देगा। सो वी विल नॉट से कि वो एसआरएस के अंदर आएगा, वो सिर्फ क्या रहेगा, एक एक्सपर्ट रहेगा हु हैज एक्सपर्टीज बियॉन्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वो आपको सारे इंफॉर्मेशन देगा, यू मेक अ डिसीजन how much to make a provision in that case. So that example of expert will not fit here. But actuarial valuation वाला पार्ट हो गया, जहां पर वो मेरे को नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर बना के दे रहा है या मेरे को पूरा अकाउंटिंग करके दे रहा है, तो वो एसआरएस का पार्ट हो सकता है। इट इज पॉसिबल। और कोई डाउट्स? हाथ खड़ा किया ना? नहीं। हाँ, guys don't talk. I'm going to allow for 10 minutes people to ask the doubts आराम से, अगर कुछ है तो। मोस्टली अदर रहेंगे नहीं, जो भी मुझे क्लोज करने दो फटाफट। मुझे समझेगा तुम क्या तक क्या समझे हो अभी तक। बेटा ऑडिटर टू ऑडिटर ये बोल रहा है, एक काम करो ना सर, ये जो आपका सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है, बच्चे का डाउट सुन लो। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है आपका XYZ PQR, काय को कंट्रोल चेक करते हो? एक काम करो ना, कंफर्मेशन लेटर ले लो, यू आर द ऑडिटर फॉर XYZ, गो टू द ऑडिटर ऑफ PQR, उसको बोलो कंट्रोल अच्छे हैं क्या। इट इज नॉट ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर कंफर्ट। कंट्रोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर परवेसिव, दे विल इफेक्ट योर एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाउ कैन यू रिलाई ऑन कंफर्मेशन लेटर ओनली? डजंट मेक सेंस। यू नीड कंफर्ट ओवर द कंट्रोल्स डायरेक्टली। तो किसी ने स्पेसिफिक कंट्रोल्स का ऑडिट किया, उसको सर्टिफाई किया है विद डिटेल्स ऑफ कंट्रोल्स, तो ये फायदा होता है। इट्स लाइक अ सर्टिफिकेशन, यहां पर ये चीज बढ़िया मिलती है, ISO सर्टिफिकेशन एंड ऑल ऐसा होता है। फूड स्टैंडर्ड्स एंड ऑल आर क्रिएटेड। SRE सर्विसेज, ओके, SRS सर्विसेज। No, there is no restriction, but 144 will apply no in case of audit. सिंपल है। SRS मतलब मैं किसके लिए काम कर रहा हूं? मैनेजमेंट के लिए काम कर रहा हूं। If I'm providing any service to the management, 144 will not allow me. So they don't have to write. They don't have to write. This will be in the law. 144 doesn't allow me. Assurance is allowed, not a problem at all. But the only question is, who is hiring you for what purpose? You have to always understand the circumstances and then make a decision, will it impact your independence or not? There is no direct answer, but SRS is not allowed. हाँ, PQR कैसे? हाँ, नहीं, दैट्स ओके। सी, सुनो मेरा बात, इस केस में परचेस कौन कर रहा है? XYZ, सेल कौन कर रहा है? XYZ, डेटा कौन देगा? XYZ टू PQR। मुझे प्रोसेस समझना पड़ेगा, हाउ डेटा इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम XYZ टू PQR। If that process itself is a problem, overall numbers will be problem. So PQR cannot say I will check the amounts. PQR will say I will get the recording done. You tell me purchase of 50 lakh, I will do entry 50 lakh. So मुझे इसलिए कंट्रोल देखना है, अमाउंट चेकिंग किधर होगा? इधर ही होगा। इट्स ओनली कंट्रोल्स। यस, हाँ, मतलब ये जो आपको मैंने SRS में एक सेंटेंस लिखाया कि हमने हमारी रिपोर्ट में लिखना चाहिए कि हमने अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं किया, मतलब हमने ओपिनियन नहीं दिया। इसका मतलब वो अपने आप को लोगों को प्रोटेक्ट करके बता रहा है, आई एम नॉट द ऑडिटर फॉर दिस कंपनी,
I've only done procedures which we have agreed in the engagement terms, and it is not an audit engagement, it's not a review engagement, because sometimes अगर audit नहीं हुआ होगा, management में use your certificate to prove हमने audit करवाया है, तो आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए ऐसा लाइन लिख रहे हो क्या? करेक्टिंग कर, अभी थोड़ा आईसीआई के हिसाब से आ रहा हूं मैं भी। हाँ चलो, करेक्टिंग करेक्ट में क्या पूछा? ऑडिटर इज अ पर्सन हु प्रोवाइड्स अश्योरेंस। हाँ करेक्ट है। प्रैक्टिशनर इंक्लूड्स ऑडिटर, प्रैक्टिशनर का डेफिनेशन पढ़ाया है। अरे हाँ, मैं तो बहुत आगे तक लेके गया हूं बेटा, ये बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं, 100% सही है। आईसीआई कंसेप्चुअल डिजास्टर पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, दैट दे विल नॉट डू, आई एम श्योर अबाउट दैट। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? कैन वी गो नेक्स्ट? चल लास्ट एक डाउट, वन सेकेंड। हाँ, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। इन केस ऑफ एसआरएस, प्रैक्टिशनर एज गुड एज एम्प्लॉय, नो 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 नो। अगर एम्प्लॉय होता तो ये स्टैंडर्ड की बात ही नहीं आती, बिकॉज देयर विल नॉट बी एनी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये एम्प्लॉय होता तो ये स्टैंडर्ड्स रेलेवेंट ही नहीं है। ये स्टैंडर्ड्स रेलेवेंट है जब प्रैक्टिस थर्ड पार्टी है, बट मैं काम किसके लिए कर रहा है? मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस का एक्सपर्टीज है यार। दिस इज बेसिकली यू चूज, यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू ओपन अ फर्म एंड यू से मेरे को ऑडिट नहीं करने का, बाकी काम करने का है, तो एसआरएस में जाओ, एसएई में जाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यू डोंट वांट टू फोकस ऑन एसए एंड एसआरई। आर यू रियली कंफर्टेबल? मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बता दिया, आई डोंट थिंक कोई ट्रबल आएगा। आगे बढ़े। तुम यार ऐसे वेट करते हो, मैं जैसे ही बोलते हैं सेम सेंटेंस फिर बोलते अब मैं डाउट पूछेंगे 2 मिनट के अंदर। अच्छा एक सेकेंड सुन लेते, क्या बोल रहा है बेटा? अदर ऑडिटर्स? नहीं बेटा, अदर ऑडिटर मतलब ऑडिटर ही है, वो ऐसे में कवर होता है। यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर वाज योर एसए 600, दैट ऑडिटर इज एक्चुअली अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ ब्रांच, दे आर कवर्ड बाय ऑडिट ओनली, दैट मींस दे आर कवर्ड बाय एसएस ओनली, दे विल नॉट गो एनीवेयर एल्स। द वर्ड इज ऑडिटर। चलो ऑनलाइन वालों का भी एक आध देख लेता हूं यार। कैन इंटरनल ऑडिटर गिव एसआरएस? इंटरनल ऑडिटर के लिए अलग से स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी आपके सिलेबस में, घबराओ मत, वो भी पढ़ाऊंगा। सर जस्ट अ क्यूरियोसिटी, हाउ आर द नंबर्स ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स डिसाइडेड? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो तुक्का ऐसा? देयर इज नो लॉजिक बेटा, देयर इज नो लॉजिक। सर क्या प्रैक्टिशनर ने इंडिपेंडेंट होना चाहिए? हाँ, ऑडिट में भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, रिव्यू में भी होना चाहिए, अश्योरेंस में भी होना चाहिए। एसआरएस में कंपल्शन नहीं होता है, बिकॉज आप सर्टिफाई नहीं कर रहे हो एक तरीके से, नॉट गिविंग अ ओपिनियन। सर इज द अर्निंग पोटेंशियल सेम फॉर डूइंग ऑडिट एंड प्रोवाइडिंग अदर सर्विसेज? या इट्स एक्चुअली पॉसिबल, ऐसा नहीं है। रादर मैं उल्टा बोलता हूं, ऑडिट के अंदर, अच्छा क्वेश्चन है, ऑडिट में आपके सीलिंग लिमिट्स होते हैं, एसआरएस में लिमिट थोड़ी है। मतलब यू कैन मेक अ ऑर्गेनाइजेशन विद 100 पीपल एंड यू कैन प्रोवाइड अकाउंटिंग फॉर 100 ऑर्गेनाइजेशन, 200 ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। प्लस रिमेंबर, इंप्रिजनमेंट भी नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो बोले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, तो बोलेगा ओके वी विल नॉट रिपीट इट अगेन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बस उससे ज्यादा क्या होने वाला है? मतलब अच्छा है ऑप्शन है, हाँ बढ़िया है। सर क्या रिव्यू कोई और कर सकता है? हाँ बेटा, रिव्यू कोई भी कर सकता है। अगर कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर करता है तो 2410 अप्लाई होता है, अदरवाइज 2400 जनरल रिव्यू के लिए। सर 144 तो कंपनीज के लिए, तो पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप, अरे उनके लिए तो ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, वॉलंटरी ऑडिट है। ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप हम पढ़ा है ना यार, टाइम पास कर रहा है, ऐसे डर मत। चलो यार, एक बच्चा पूछ रहे बताए तो मैं टाइप 1 टाइप 2 क्या है यार, टाइम पास है एकदम। मैं क्या करूंगा अपने तक रख करके। टाइप 1 में सिर्फ डिजाइन देखते हैं, इसमें डिजाइन प्लस ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस दोनों देखते हैं। मतलब यहां पे कंट्रोल ढंग से, मतलब डिजाइन किया है क्या, एग्जिस्ट करता है क्या, उतना ही देखते हैं। दैट कैटेगरी ऑफ रिपोर्ट इज कॉल्ड एज टाइप 1 रिपोर्ट। टाइप 2 रिपोर्ट इज डिजाइन एज वेल एज ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, डिजाइन एज वेल एज
ऑपरेटिंग इफेक्ट। कहना इसे जो हमारा एक्चुअल कंप्लायंस प्रोसीजर है, दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड एज टाइप 2 रिपोर्ट। दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड एज टाइप 2 रिपोर्ट। चलो आप लोग इंटरेस्टेड रहोगे तो एक आध सैंपल भी आपको भेज दूंगा, डोंट वरी। इसे मेरे को लग नहीं रहा है, जाने दीजिए अभी के लिए। कैन वी गो नेक्स्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक लास्ट एसक्यूसी बाकी है, एक ही झटके में खत्म करता हूं। जस्ट वन सेंटेंस एंड इट विल बी ओवर। ये आपके जितने भी एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स है, सब में आपका काम करते वक्त क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए। इसके लिए एक स्टैंडर्ड दैट इज कॉल्ड एज एसक्यूसी। मतलब अ क्वालिटी कंट्रोल इज क्रिएटेड फॉर ऑल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। अ क्वालिटी स्टैंडर्ड इज क्रिएटेड फॉर ऑल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, मैं बोलता हूं क्या एसक्यूसी सिर्फ ऑडिट के लिए है? ना। क्या ये रिव्यू के लिए भी है? यस। क्या वो अश्योरेंस के लिए भी है? हाँ। क्या वो रिलेटेड सर्विस के लिए भी है? यस। क्या एसक्यूसी मेरे सिलेबस में? यस। पढ़ाऊंगा आपको 220 इन एसक्यूसी, चैप्टर नंबर 11 अगला चैप्टर है जो आज ब्रेक के बाद शुरू करने वाले हैं। उधर आपको एसक्यूसी पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए ये स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल है विच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द स्टैंडर्ड्स। आइए एक सेंटेंस को पढ़ के उड़ा दीजिए। चलिए कम टू पेज नंबर, खत्म कर दो चैप्टर को फटाफट अभी। चलो पेज नंबर 1.14। एक देखो लाइन नीचे मिलेगा, पहले एसआरएस पढ़ाना पड़ेगा ना। एसआरएस, अरे ऊपर के 3 पढ़ाए थे, एसआरएस ही पढ़ लो ना एक बार। एसआरएस विल अप्लाई फॉर अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंड फॉर कंपाइलेशन एंगेजमेंट। अगर एग्जाम में एंगेजमेंट स्टैंडर्ड आया तो 1 2 3 4 लिख पाएंगे आप? अरे एग्जाम में एंगेजमेंट स्टैंडर्ड आया तो 1 2 3 4 लिख पाएंगे आप? नोटबुक में जाइए, राइट डाउन पॉइंट नंबर 14। 13 हो गया, राइट? 15 तक पहुंच गए, वेरी नाइस। नंबर 15, लिस्ट ऑफ एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। लिस्ट ऑफ एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स लिखिए फटाफट से। नंबर ए एसेज, शॉर्टकट फटाफट। नंबर ए एसेज, बी एसएई, एसएज, एसएईज, SREs, and the last one is SRS. एंड सुनिए, ये लिखने के बाद में उन सबको ऐसा क्लब करके बाजू में लिखिए स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। मतलब इन सब के लिए SA, SAE, SRS, SRE, सबके लिए वी हैव कंट्रोल्स दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल्स। स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल मतलब ये एसक्यूसी जो है वो सबके लिए एप्लीकेबल है। वो क्या है? सबके लिए एप्लीकेबल है। एसक्यूसी क्या बोलता है आपको पढ़ाएंगे, डोंट वरी, इन अ नेक्स्ट चैप्टर। क्वालिटी कंट्रोल छोड़ दीजिए, चलो लास्ट में टाइम पास। 1.17, सर ये स्टैंडर्ड सही है क्यों? वरना दुनिया में हर कोई अपने हिसाब से ऑडिट करेगा, हर कोई अपने हिसाब से रिव्यू करेगा। कहना इससे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा, लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, ज्यादा रिलायबिलिटी होगा, ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा अगर स्टैंडर्ड्स रहेंगे। बीकॉम लेवल की चीजें लिखी है सर, ये एस्टैब्लिश बेंचमार्क है ताकि ग्लोबल प्रैक्टिसेस से हम कंपेरेबल बन जाएं, हमारा रिपोर्टिंग का क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा, यूनिफॉर्मिटी आएगा सर ओवरऑल। सर हम क्वालिटी इंश्योर कर पाएंगे हमारे काम के अंदर। एकदम बीकॉम लेवल यार। स्टैंडर्ड्स क्यों चाहिए? ऐसा कोई क्वेश्चन होता है क्या यार? ICAI पूछ लेगा, कोई भरोसा नहीं है। टाइम पास एकदम। नंबर notebook next 16, why standards, don't argue. Number 16, why standards are needed? Why standards are needed? Why standards are needed? Refer page number 1.17, पता होना चाहिए यार। चलिए लास्ट चीज, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए क्या बोलता है। देखो बच्चों, अगर ये स्टैंडर्ड्स बनाए हैं मतलब हमें फॉलो भी करने पड़ेंगे। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने आइडियली ऑडिट के दौरान सारे एसेस अप्लाई करने चाहिए? वी शुड नॉट ओवरराइड और डेविएट फ्रॉम एनी एसे।
जनरली ये हमारा ड्यूटी बनता है, हमने ऑडिट के दौरान या जो भी काम है उसके दौरान जो स्टैंडर्ड बोलता है वो कंप्लाई करना चाहिए। बट ये बोलता है देखो भाई, हो सकता है कभी कभी एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में आप स्टैंडर्ड से भी डिपार्ट कर जाएं या डेविएट कर जाएं। ये नॉर्मली कब होता है, आई टेल यू, मतलब समझना बहुत मुश्किल है, बट इट इज ओनली फॉर सीएफएस ऑडिट, पॉसिबल फॉर सीएफएस ऑडिट। एग्जांपल, लीजेस का ट्रीटमेंट जो इंडिया में होता है एंड जो यूएस में होता है वो सेम नहीं होगा। जो आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाने का तरीका इंडिया में है, जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाने का तरीका यूएस में है, वो सेम नहीं होगा। इसीलिए अगर अकाउंटिंग में डिफरेंसेस आएंगे तो थोड़े स्टैंडर्ड्स में भी डिफरेंसेस आते हैं। एंड हो सकता है आप ऐसे बिजनेसेस का ऑडिट कर रहे हैं जिनके लिए एसएफएस भी रहेंगे, सीएफएस भी रहेंगे, तो कभी कभी हम स्टैंडर्ड को एज इट इज फॉलो करने के बजाय थोड़ा स्टैंडर्ड से डेविएट करने का भी ट्राई करते हैं, डिपार्ट करने का ट्राई करते हैं। अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड से डिपार्ट कर रहे हैं, आपका ड्यूटी बनता है आप रिपोर्ट करें कि भाई हमने हमारे ऑडिट रिपोर्ट के दौरान लिखना चाहिए we have complied with all the essays और all the standards। कहीं पर भी अगर हम डिपार्ट कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या है ये हमने स्पेसिफाई करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली ये अदर मैटर पैराग्राफ में ही आएगा। Communication between auditor and user which is not presented or disclosed in financial statement, तो किधर आएगा, अदर मैटर में तो आएगा ना यार। देखो, it is the duty of professional accountants to see all standards are followed। नॉर्मली हमने करना ही चाहिए। अ सिचुएशन में अराइज, कभी कभी आपको लगेगा कि भाई इस एंगेजमेंट में जो स्टैंडर्ड बोलता है शायद वो इफेक्टिव नहीं है, या हमने यहां से ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड से डिपार्ट करते हो, रीजन फॉर डिपार्चर आपने डॉक्यूमेंट करना चाहिए अनलेस वो क्लियर हो। जनरली हमने हमारे रिपोर्ट के अंदर अटेंशन ड्रॉ करना चाहिए टू सच डिपार्चर्स। ऑब्वियसली अदर मैटर पैराग्राफ इज द ओनली प्लेस वेयर सच अटेंशन कैन बी ड्रॉन। खत्म। मतलब अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड से डिपार्ट कर रहे हैं तो आपने अपने यूजर्स को बताना चाहिए। नॉर्मली इन केस ऑफ नॉर्मल एसएफएस ऑडिट व्हाट वी डू, देयर आर नो सच सर्कमस्टेंसेस, ओनली इन केस ऑफ सीएफएस इज पॉसिबल। वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल इज एसए 540 which is not part of your syllabus, auditing of accounting estimates, auditing of accounting estimates, because accounting estimates are different in different countries and because of which you may say हम 540 के बजाय हम आईसा 540 फॉलो कर रहे हैं। अरे हम ऐसे के बजाय आईसा फॉलो करें विच इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको रिपोर्ट तो करना पड़ेगा ना यार, दैट ओनली फॉर दिस पार्ट यू हैव कंप्लाइड विद आईसा, अदर देन दैट द एंटायर ऑडिट इज कंडक्टेड एज पर एसए। इज दैट क्लियर टू यू? दिस वॉज योर लास्ट पार्ट। मेरे हिसाब से पूरा चैप्टर के अंदर जो आपको जेन्युइनली डिटेल में पढ़ाना चाहिए था खत्म होता है। दो चीज बाकी है जो अभी इस सबसे रिलेटेड नहीं है, अलग है। वन इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर एंड वन इज कॉल्ड एज स्कोप ऑफ ऑडिट। वन इज कॉल्ड एज स्कोप ऑफ ऑडिट। पहला काम कीजिए, स्कोप तो छोड़ दो, ये आपको पढ़ाएंगे अलग से। स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या इंक्लूडेड नहीं है? 1.7 बीकॉम लेवल आंसर है, 2 मिनट में पढ़ के उड़ाओ। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिटर स्कोप? बहुत टफ है, तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा। ऑडिटर ने वो काम ड्यूटीज नहीं करना चाहिए विच फॉल्स आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। मतलब फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्टेन एसेट्स, ये मशीनरी का कंडीशन बहुत बढ़िया है कि बहुत खराब है, ऑडिटर डिटरमाइन नहीं कर सकता। बेसिकली जो ऑडिटर नहीं कर सकता ना उसका लिस्ट दे रहे हैं सर। सिमिलरली ये एक्सपेक्टेड नहीं है ऑडिटर से कि आप एक काम करो, इस बिल्डिंग का एक्चुअल यूजफुल लाइफ कितना होगा वो डिटरमाइन करो। आप सिविल इंजीनियर नहीं हो, आपको सिविल स्ट्रक्चर का उतना बढ़िया अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कैन यू ऑल्सो यूज द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट? दिस टाइम इट विल बी कॉल्ड एज ऑडिटर्स एक्सपर्ट। यस और नो? सर, ऑडिटर इज ऑल्सो नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मतलब ये डॉक्यूमेंट फेक है, ओरिजिनल है, ये सब चेक करने का कैपेबिलिटी ऑडिटर के पास नहीं है। तो कहना इसे ऑडिटर के पास में शायद इस तरीके का एक्सपर्टीज नहीं होगा। नंबर 4 तो खतरनाक है, जो ऑलरेडी पढ़ाया है। ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिजिड रॉन्ग डूइंग। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, हमारा काम इन्वेस्टिगेशन करना है ही नहीं, उसके लिए सेपरेट प्रोसीजर होना चाहिए। सो व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट आपको ऑलरेडी मालूम है। अरे हाँ या ना? क्या टाइम पास लग रहा है आपको? मतलब बेसिकली दिस इज टाइम पास, नथिंग ग्रेट। एग्जाम्पल के फॉर्म में एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है। एक काम करेंगे, देखो स्कोप मैं आपको कभी तो आराम से पढ़ाऊंगा, मिसलिनियस टॉपिक की लिस्ट में ऐड कर रहा हूं इसको मैं। टाइम पास आंसर है, बहुत बोरिंग है, पढ़ा दूंगा। अभी मेरे को लगता है एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए। तुमने इतना ऐसे ही एसआर है सब पढ़ा है, थोड़ा रियलिटी चेक होना चाहिए। क्या लगता है?
ट्राई करें? चलो, लेट्स यूज द रिमेनिंग 5-6 मिनट्स फॉर अ क्वेश्चन गिवन बाय आईसीआई मॉड्यूल. इतना बढ़िया मॉड्यूल लिखा है आईसीआई ने यार. क्या क्या लिखा है आईसीआई ने, क्या बोलने. केस स्टडी 2 पे आ गया. 1 तो पढ़ लेते पहले. ओहो हो. चलो, आज तो एमसीक्यू पढ़ेंगे. केस स्टडी 1. एवरीवन डू नॉट वेस्ट टाइम, क्विकली रीड द केस स्टडी. जल्दी जल्दी पढ़ दें. कंट्रोल. नहीं, ओके, आगे बढ़ो. नाउ दे प्लान टू अपीयर फॉर इंटरमीडिएट एग्जाम. व्हाट टफ क्वेश्चन आने वाला है यहां. ऑल ऑफ देम आर avid listeners, मतलब वो न्यूज पढ़ते हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली न्यूज पढ़ते रहते हैं. एंड दे रेगुलरली कीप ट्रैक ऑफ बिजनेस न्यूज इवन ऑन सोशल मीडिया. नाइस जोक, नाइस जोक. They are trying to understand new subjects, including auditing. Rohit, Gurpreet, and Ali have also started attending live coaching classes. ये LLB नहीं, LCC है, being conducted by Board of Studies of ICAI. Goriti has not been able to join live coaching classes because she is away on a holiday. But it is a live coaching class with her parents. However, she plans to catch it up with friends very soon. Ali has also joined the classes, but he had skipped some lectures. I'm sure some of you can relate who is Ali and who is Goriti. Next. During... अच्छा, अभी डिसीजन बाद में करना, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ. During one informal get together, उनका डिस्कशन था अराउंड अ न्यू सब्जेक्ट, ऑडिटिंग. ओहो हो. They discussed many things regarding its nature, scope, जो इस चैप्टर के हेडिंग्स है ना वो लिख दिया. Goriti was regular in keeping track of audited results of company. How is it? उसको ऑडिट आता नहीं है, वो ऑडिटेड रिजल्ट्स का ट्रैकिंग कर रहा है. मतलब कैसे पॉसिबल? करने का तो करने का, ऐसा नहीं बोला ना दिमाग में लगाने का. ठीक है. Leading newspapers. ओहो. Her view was that audited financial statements of a company give 100% guarantee. मतलब सही में उसने फाउंडेशन ही पास किया, सही है एकदम. To different stakeholders. It is the main reason behind so much reliance upon auditing. इसीलिए लोग इतना ऑडिट पे रिलाई करते हैं. But she could not understand why wrongdoings in financial matters are being discovered after many years have gone by. मतलब क्यों ऐसा होता है कि गलतियां कई साल के बाद पता चलती है. Ali has also उसको सपोर्ट करता है with her view and have added, उसके व्यू को सपोर्ट कर रहा है Ali, और आगे बोलता है when financial statements are audited, each and every transaction appearing in the books of accounts is verified. They don't have a right to discuss such things according to me. However, he could not give clarity to Goriti. ठीक है. Gurpreet was of the opinion that audit was conducted on the basis of sample checking. ओहो, मतलब ये SFI 30 तक पहुंचा है. He was also of the view that audited financial statements are not a guarantee against the probable wrongdoings in the ऐसा कुछ तो ठीक लिख बोल रहा है, कैसा लग रहा है क्या? Not to be left behind. अब रोहित बोला, मैं भी कुछ तो बोलता हूं. Rohit also jumped in this contribution. He supported Gurpreet and also added something of his own. वो author बोल रहा मेरे पास कुछ भी नहीं लिखने के लिए. उसने क्या ऐड किया मैं बताऊंगा नहीं. चलो, लेट्स गो टू द क्वेश्चन. कंट्रोल. मतलब क्या लेवल आ गया मेरा यार जिंदगी में. Gurpreet was of the view that audited financial statements are not a guarantee against probable wrongdoings in financial matters. What kind of assurance does audit of financial state? मतलब कह रहा है इसे उसके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता. क्वेश्चन ये है, what kind of assurance does audit provide? Reasonable assurance, that is moderate level. Reasonable assurance, low level. Reasonable. Number 2, Rohit added that auditor can force an employee of the company to provide him required information and documents. Can he do so? ये दो तो पॉसिबल ही नहीं है. या तो नो ही है, बराबर कि नहीं है.
No, he cannot do so. He can only request for providing necessary, but he cannot be forced by him. No, he cannot do so. He has no right of no right. अरे कुछ भी बोलते हैं. Can we go next? Ali had listened in one of the classes that audit covers all aspects of an entity and concluded that each and every transaction is verified by the auditor. Goriti also seemed to be in agreement with him, but she was of the view that besides this, it is also meant that audit should be so organized to cover all areas of an entity. Which of the following statement is appropriate? सिर्फ अली सही है या गोरिती सही है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है? दोनों ही गलत है यार. 100% चेकिंग थोड़ी होगा. हर ट्रांजैक्शन कैसे चेक करेंगे? वो पहले उससे एग्री कर रही तो स्टार्टिंग में गलत होगा दोनों के दोनों. वो आगे क्या बोल रही है वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है. दोनों के दोनों गलत है कि नहीं है? नेक्स्ट नंबर 4. All of them also discussed about benefits of auditing. Oh ho ho. Which of the following is not a likely benefit? मतलब उल्टा सोचने का है. खुद पढ़ लो यार, मेरे को नहीं पता, बोर हो गया बहुत. कौन सा बेनिफिट नहीं है? कंट्रोल में डेफिनेशन ढूंढने में हेल्प करेगा. गवर्नमेंट अथॉरिटी कैन यूज. ठीक है, नंबर ए होना चाहिए ना. सिंस ऑडिट इज करेक्ट फ्यूचर इवेंट्स. हाँ, वेरी नाइस. आई एम श्योर योर फ्यूचर लुक्स वेरी बैड. नंबर 5. Goriti told her friends that she had read a news report about how a company had misled its auditor by producing some fabricated documents. Which of the following seems to be appropriate in this regard? It was wrong on part of the auditor to rely upon fabricated documents. He must have discovered, as it's the same falls within the scope of his duties. नहीं यार, fabricated document है कि नहीं है, expertise ही नहीं है मेरा. मैंने इन पर रिलाई नहीं करना चाहिए, बट उनको ढूंढ पाना शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा. और नॉट कवर्ड इन द स्कोप के इधर से आएगा ये. ऑल्दो इट वाज रॉन्ग ऑन पार्ट ऑफ ऑडिटर टू रिलाई अपॉन फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, ही कैन नॉट डू एनीथिंग इन द मैनर. He has to report on the basis of documents provided by him. He has no duty in this regard. This can be there. आगे पढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं. Auditor has to conduct audit by exercising professional skill, but he is not an expert in discovering genuineness of document. ये थोड़ा और better लग रहा है. Hence, management consisting of dishonest person may have led him to rely upon fabricated documents deliberately. This sounds logical now. Yes or no? So this seems even better than B. Right is point number D. Management cannot. कुछ भी बोलते रहे. Can I say point number C होना चाहिए? क्या आपको लग रहा है कि आपको कुछ समझ रहा है? I hope ऐसे क्वेश्चन ना आए. क्या है ये? मैं इसीलिए बोला क्वेश्चन ICI मॉड्यूल में है. Thank you guys. After the lunch break, I shall see you. Eat less. We'll start with a new chapter now. Thank you. Enjoy.